हाँ नहीं, बिल्कुल हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें समय पर शुरू करना चाहिए और समय पर कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल, आई नो योर एंड जीएल और आप दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, सो वी विल जस्ट स्टार्ट द सो वेलकम एवरीवन टू द एक्सपर्ट स्पीक सीरीज. Today is 2nd of Feb. Time is 7 a.m. And we are having Jagmohan ji with us today. I'll be introducing him shortly. Please do keep your mics off during meeting. कोर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइक्स अगर किसी के ऑन हो तो ऑफ कर दीजिएगा. एंड क्वेश्चंस अपने चैट बॉक्स में लिखिए या वेट करिए Q&A का एंड में. जगमोहन जी अपने साइड में फिर उनका आंसर करेंगे. इनफॉर्मल चैटिंग होगी एंड में. एंड क्रॉस चैटिंग मत करेगा चैट बॉक्स में. एंड ऑल्सो डू गिव फीडबैक on how to improve these sessions further. I'll begin this meeting by once again formally welcoming everyone. I am Paramit Jain, the president of GIL. I am a first generation serial entrepreneur, printing specialist, and now an angel investor as well. I'm into the business of offset printing and publishing, and I'm based in Delhi, NCR. And I'm also one of the leading presses in my category, having printed more than 3 crore books till date. So I will quickly move on from to our guest speaker today, CA Jagmohan. No introduction needed, but again, a formal introduction I'm doing here is CA Jagmohan Singh Ji. He is leading cash flow expert and the financial freedom mentor. 22 साल से ये बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रही हैं. ये उनका जो फाइनेंशियल वूज हो गए या उनके मनी चैलेंजेस हो गए और या उनका जो बेस जो बनाते हैं वो इस चीज को सबको टर्न अराउंड करने के लिए वो करते हैं. सॉलिड जो है कैश फ्लो का जो मेथड है ना उनका, इनफ्लो आउटफ्लो का, मैं तो खुद जानता हूँ वो कैसे करते हैं. उन्होंने एक बार मेरे को इतना झिझोड़ दिया कि मैं दोबारा मेरी हिम्मत हुई. मैंने कहा जी मेरे को लेट मी हैंडल ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच यू हैव गिवन मी. सो दिस इज द वे ही डज इट. जस्ट ऑन फोन ही विद इन हाफ एन आवर ही चेंज्ड माय टोटल आउटलुक अबाउट माय बिजनेस. हम कहते हैं हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. नहीं, एक बार जगमोहन जी को दिखाइए जरा 5-7 फिगर जो पूछ रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि वो आपसे बेटर आपके बिजनेस को जानते हैं. एंड ही हैज बीन ब्लेस्ड टू हैव बेस्ट मेंटोर्स इन हिज लाइफ. एंड उनके विजडम, इनके अपने शब्दों में ये कहते हैं कि मेरे को काफी अच्छे मेंटोर्स मिले और उनका विजडम जो है ये सारा शेयर करते हैं बाकी दुनिया के साथ. और ये इनका एक मिशन है कि जो मैं सीखूं, जो मुझे सिखाया गया है वो मैं आगे कन्वे करूं. अच्छा, एक छोटी सी बात, इनका फन फैक्ट, इनको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है. और मेरे पास जो डाटा है ये तकरीबन 900 बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर रहे थे जो जब मैंने डाटा अपना अपडेट किया था इंडिया और अब्रॉड के अंदर. लेटेस्ट उससे ज़्यादा ही हो चुका होगा और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं इनसे और जुड़ने के लिए. और ये उन लोगों को ना सिर्फ उनके 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 बैलेंस शीट के बारे में बताते हैं, ये उनको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाते हैं कि वो अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकें. अभी अपकमिंग, अभी जस्ट निमिष ने इन्फॉर्म किया, ही हैज बीन वेरी gracefully he has accepted the invitation by Punjab GIL chapter to attend in person meeting to help them understand कि वैल्यूएशन का बेस क्या है, ताकि वो लोग भी अपने काम को वैल्यूएशन की निगाह से देख सकें. जो कि अभी भी हमारे एक भाई ध्रुव मल्होत्रा ने भी जिसका बड़ा सक्सेसफुली यूज किया है. तो जगमोहन जी अपने पंजाब चैप्टर के पास 8 तारीख को इस काम के लिए भी जा रहे हैं. उसके लिए पहले ही मैं अपना धन्यवाद करता हूं. एंड नाउ आई विल जस्ट क्विकली हैंड ओवर टू Jagmohan ji. I'm stopping my screen share. Welcome Jagmohan ji once again. Over to you. Jagmohan ji, you are on mute. एक सेकंड अनम्यूट कर लीजिए. Yeah, thank you. Thank you very much Param ji for giving this introduction to everybody. And मतलब मैं ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक पर्पस पे हूँ, एक मिशन पे हूँ.
जिसके अंदर एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल इज द ओनली एस्पेक्ट। वो जिस भी वे से हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ जिए विद द कैश फ्लो मास्टरी। तो चलिए, आज का सब्जेक्ट ना, मुझे मालूम है अर्ली मॉर्निंग आप आए हो, 7 AM आप आए हो, 7:11 हो गए हैं। 10 मिनट का समय किस तरह से बीता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक ना बजट 2023 है। कल ही तो आया है 1 तारीख को, और आज ना मैं आपको एग्जैक्ट एजेंडा के ऊपर लेकर जा रहा हूं। कोई साइड टॉक नहीं, पर्पस डिलीवर करते हैं। आज का क्या है? बजट 2023। तो क्या खासियत है आज के बजट की? इसको ना देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम ना बिजनेस ओनर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बजट, एकदम डिफरेंट नजरिए से देखेंगे। मुझे मालूम है आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप भी आ चुके हैं, शॉर्ट वीडियो भी आ चुकी हैं, और कल भी आपने देखा था, और आज भी आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर मेमोरेंडा एक्सप्लेनिंग द बजट पढ़ोगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज एक बिल्कुल डिफरेंट नए अंदाज और एंगल के साथ में। बजट 2023 क्या हो गया? सबसे पहले ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। वो कह रही बिजनेस करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे कंप्लायंसेस और प्रोविजन है, वो इस बजट में प्रपोज कर दिया गया है कि एलिमिनेट करो। कुछ कंप्लायंस थी, कुछ रिटर्न्स थी, कुछ डिफरेंट तरह के लॉ बने हुए थे, उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा बस काम करो, आगे बढ़ो, देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाओ। इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो G20 को लीड करेंगे, आप बिजनेस को लीड करो। और एक सिंपल कर देते हैं, एक पैन नंबर ना डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर अब कॉमन आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। वो तो आपको मालूम ही है कि जो पैन है और जो GST का नंबर है, अगर आप दिल्ली में हैं तो 07 होता है पहले, उसके बाद पैन नंबर होता है, फिर कुछ करते करते 1ZP करके होता है, वो कॉमन है। इसी तरीके से बाकी जो गवर्नमेंट के एजेंसीज है ना, वो पैन के साथ में लिंक कर रही है और इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, यानी कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं ताकि आसानी हो ना। आजकल आपको मालूम भी होगा, जब कोई नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी को पैन भी अलॉट हो जाता है, उसी समय अलॉट हो जाता है, और वो MCA की साइट पर भी आ गया, इनकम टैक्स के साथ में भी आ गया। अब इसको फर्दर सक्सेसफुली एक्सटेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हो ठीक है, ये कहाँ लिखा? बजट में? यस, कल बोला उन्होंने। तो फिर अगला पॉइंट देखो, कह रहे हैं फोकस फेक बोगस जो इनवॉइस इशू होते हैं ना, अब उसको कंपाउंड नहीं कर पाओगे। अरे ये क्या, यहाँ तो अभी इतना ज्यादा ईज लेकर आ रहे थे, और यहाँ पे कह रहे हो, बात भी सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अगर कोई झूठे मूठे GST के बिल बहुत चल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, परचेज की एंट्री डाल लो, सेल कर लो, स्टॉक टर्नओवर दिखाने के लिए बढ़ा दो, DP बन जाएगी, ड्राइंग पावर बन जाएगी। पहले क्या होता था, अगर पकड़े जाते थे ना, पकड़े जाते थे तो कंपाउंडिंग हो जाती थी। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि सजा नहीं होगी, उसके बदले में पेनल्टी दे दो, पेनल्टी दे दो उसके बदले में, बस बच गए, छूट गए। तो लोग क्या करते थे, करोड़ों का फ्रॉड करते थे, लाखों की पेनल्टी पे करके निकल जाते थे। नेट गेन पॉजिटिव, नेट गेन पॉजिटिव। कंपाउंडिंग भी हो जाया करती थी उसके अंदर, 15%, 25% या 100% की पेनल्टी रहा करती थी। गवर्नमेंट क्या कह रही है इस बार बजट के अंदर? कोई कंपाउंडिंग नहीं, सीधी जेल होगी। हे मेरे भगवान, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गवर्नमेंट ने, सर्जिकल स्ट्राइक। कहते यहाँ तो ईमानदारी से इजीली बिजनेस करो, हम कुछ कंप्लाई करने के लिए नहीं कह रहे, पक्के में काम करो, बढ़िया तरीके से काम करो, एक पैन नंबर लो, हर जगह पे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, छाप दो। लेकिन अगर गड़बड़ियां की ना, घर में घुस के मारेंगे। फेक बोगस इनवॉइस अगर पकड़े गए ना, कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी, पेनल्टी रुपीज में नहीं लेंगे, हम उठाकर कैसे लेंगे, सीधा जेल में डालेंगे। एकदम सीधा संदेश दे दिया गया है इस वाले बजट के अंदर। अभी भी ना मेरे पास कई बार, जैसे मेरी ऑल ओवर इंडिया में काम है, तो कभी ना कभी फोन आते ही रहते हैं। अरे तुम्हें कोई जानते हैं क्या, ये हयात होटल के पास बीका जी कामा प्लेस है, वहां से फोन आया था, वहां पर XYZ है, उससे बात करा दो, उससे कर लो, जानते हो क्या, हो गया पंगा, हमें नहीं पता था ये ना। अरे छोड़ दो, ये सारा कुछ खत्म कर दो। अब इस बजट के अंदर संदेश बड़ा ही क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो शुरुआत हमने की ईज के साथ में, और एकदम ईमानदारी, ऑनेस्टी, एकदम पक्कम पक्के के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं बजट की। बिजनेस ओनर अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इतनी हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में। अगले 25 साल तो जिस तरीके से इंडिया ग्रो करने वाला है, उसके कहने ही क्या। अमृतकाल चल रहा है आज की डेट के अंदर, उसी के अराउंड जो है वो
स्कीम्स दी जा रही हैं। तो क्लैरिटी हो गई, कोई कच्चा नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई फेक बोगस इनवॉइस नहीं, क्योंकि संदेश बड़ा क्लियर है। तो फिर देख लो जीएसटी की कलेक्शन कैसे हो रही है। पिछले साल अगर जीएसटी दिसंबर तक 9 महीनों में 10.67 करोड़ आया था ना गवर्नमेंट के पास, तो इस बार 13 करोड़ 40 लाख रुपए आ गया है। 25% जीएसटी की इंक्रीमेंट हो गया है। ये ना रिफ्लेक्शन है किस तरह से इकोनॉमी स्टेबल और ग्रो कर रही है। 55,000 करोड़ तो जीएसटी के फ्रॉड ऑफिशियली डिटेक्ट करके पकड़े गए हैं लास्ट ईयर के अंदर, 9 महीनों के अंदर। अब हिसाब लगा लो। ईज ऑफ डूइंग, एथिकल, राइट बिजनेस के साथ में सभी इसके अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। ये बजट के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है। इस बार ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होने वाला है। बात कर रहे थे ना हम चाइना की, भाई चाइना में बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मशीनरी किया। अब इंडिया भी ना अमृत काल में इन 25 सालों में इसी रास्ते पर आ गया। पिछले साल के मुकाबले पिछले ये साल देखो में इस बार 33% कितना 33% इंक्रीज किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। भाई आप अब ना अपने बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस मॉडल को सभी बिजनेस ओनर दोबारा से स्टडी कर लो। देखो क्या गवर्नमेंट भी आपका एक कस्टमर हो सकता है। कहते हैं ना रॉकेट लगाने के लिए अपनी टर्नओवर के अंदर, बिजनेस मॉडल के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के द्वारा जब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना ही है गवर्नमेंट ने, तो लेना किसने है? बिजनेसेस नहीं लेना है ना, तो बिजनेसेस ही काम करेंगे। जरा एक बार गियर्ड अप हो जाओ सारे के सारे, जरा इसका ब्रेकअप निकलवाओ कि ये 10 लाख करोड़ का खर्च होना किस सेक्टर के अंदर है, मैं किस सेक्टर के अंदर में हूं। इवेल्युएट कर लो बिजनेस मॉडल को। समय आ गया, 1 तारीख का समय है। ये एप्लीकेबल होना है 1 अप्रैल 2023 से। 2 महीने हैं, कर लो पूरी की पूरी रिसर्च। लगाओ ना एनबीडी, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, आप क्या कर सकते हो, या ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो, या किसी स्टार्टअप में या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करने की सोच रहे थे, तो देख लो वो कौन से वाला बिजनेस है जहां पर ये टर्नओवर तो आने वाली है। बजट कह रहा है ये। चलिए, 50 एयरपोर्ट हेलीपोर्ट रिवाइव करने की बात हुई है। आप कनेक्टेड हो क्या एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ में या हेलीपोर्ट सर्विसेज के साथ में? एयरपोर्ट के ऊपर खाली हवाई जहाज ही थोड़ी होते हैं, एयरपोर्ट पे हजारों तरह की और सर्विसेज होती हैं। देख लो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि एयरपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। तो आप भी इस बार टेंडर या बिड करने वाले हो क्या, या आप भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट होने वाले हो? जब 50 एयरपोर्ट इंडिया के अंदर रिवाइव होंगे तो कितना बिजनेस जनरेट होगा? जागो, एनबीडी बिजनेस ओनर देख लो, चेकलिस्ट में लगा लो कि मेरा बिजनेस। आप ये मत समझना नहीं नहीं नहीं, ये तो यार एयरपोर्ट की बात हो रही है, हवाई जहाज की बात हो रही है, ये तो उड़ते हुए जहाज के अंदर जब आप बाहर देख रहे हो नीचे बादल हैं और आप ऊपर हो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो वाली बात नहीं है। एयरपोर्ट के साथ में चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सारे के सारे कनेक्टेड हो। तो बना लो लिस्ट बिजनेस मॉडल के अंदर और एनबीडी के अंदर, जरा इसकी स्टडी जरूर कर लेना। आज के बजट में मैं आपको अवेयर करा रहा हूं, नहीं तो फिर वही होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा जाएंगे, काम कर जाएंगे, बिजनेस बढ़ा जाएंगे, और हम सोचते रह जाएंगे। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उधर से चैट जीपीटी निकाल दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। पहले $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, फिर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपना चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्टिंग करने के लिए निकाल दिया है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। यानी कि ये टॉक ऑफ द डे है। फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, गूगल जो है बहुत सारे रिजल्ट देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आ रहा है। इंडिया ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया और 3 लैब्स, कितनी, 3 लैब डेवलप हो रही है। कहां पर? टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री के अंदर। किसके थ्रू कराएंगे? प्राइवेट हेल्प चाहिए गवर्नमेंट को, कहाँ करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? गवर्नमेंट खुद। लेकिन उन्होंने 3 इंस्टीट्यूट बोल दिए, वहां करेंगे, पूरी रिसर्च करेंगे। आप आईटी कंपनी हो क्या? अगर आप आईटी कंपनी है तो क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मेरे बिजनेस ओनर दोस्त, ये इतने बड़े काम होने वाले हैं। आपका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई करने वाला है, नेक्स्ट यूनिकॉर्न आप बनने वाले हो। और आप कह रहे हो कि ये पता नहीं एआई क्या है। एआई सिर्फ वही थोड़ी होता है जो कि आप वीडियो गेम के अंदर आंखों पे लगा के क्रिकेट खेल रहे होते हो। एआई इससे बहुत ज्यादा बेहतर है। मैंने खुद इस्तेमाल किया, मैंने कहा चलो एक
नया आर्टिकल पब्लिश करते हैं कैश फ्लो के ऊपर। तो मैंने जैसे ही कैश फ्लो का लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उसने पूरा आर्टिकल ही प्रिंट करके दे दिया। मैंने कमाल है, मतलब मजा आ गया। तो अब उसके ऊपर रिसर्च होने वाली है इंडिया के अंदर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। एक बार चैट बॉक्स में बताना जरा, चैट बॉक्स में बताना, आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेबल हो सकती है? अगर यस तो लिखो यस, नो तो लिखो नो। जरा आ जाओ चैट बॉक्स में, पता लगे कि आप पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो। ओके, गॉट इट, राइट, ठीक है, आप मेरे साथ में हो। ठीक है प्रीत जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आईटी कंपनियों के अंदर आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाले हो, खासकर एआई वाली, अरे नोएडा के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां डेवलप हो रही हैं, उसको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लो। क्या पता उन कंपनियों को प्राइवेट हेल्प के चक्कर में जो 3 लैब डेवलप हो रही हैं वहां पर, जो टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने ही वाला है। खुद कर दो, नहीं तो उस कंपनी में इन्वेस्टर बन जाओ। ये है बिजनेस ओनर का पर्सपेक्टिव। किसे देखने का? बजट को। कौन देख रहा है? आप। कैसे? एकदम शार्प आई के साथ में। तो फिर ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये जो गैस बननी है, नेचुरल गैस बननी है, जगह जगह पे प्लांट लगने हैं, गवर्नमेंट कई तरह की स्कीम्स निकाल रही है। वो कहते हैं कि इतना आप पैसा इन्वेस्ट करो, गैस बनाओ, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपसे खरीदेंगी। अच्छे तरीके से समझ लो, 19,700 करोड़ तो इस साल भी एलोकेट कर दिए हैं। 19,700 कम अमाउंट नहीं होता। तो वहां पर आप या तो डायरेक्ट बिजनेस कर सकते हो या उसके अंदर इन्वेस्टर बन सकते हो। कर लो, बहुत कुछ है आज रिसर्च करने के लिए बिजनेस ओनर दोस्तों। ये देखो, अब ये बड़ी मजेदार काम कर दिया। कहाँ पे? बजट के अंदर। कहते हैं स्वदेश दर्शन, अपने देश को तो देखो, भारत को तो देख लो। देखो, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के ऊपर ना अब गवर्नमेंट ने ध्यान दे दिया इस बजट के अंदर। वो ना इंटरनेशनल टूरिज्म के अगेंस्ट हो गए हैं। कहते हैं भारत में इतना कुछ देखने के लिए है, लोग देखो बस छुट्टियां पड़ी नहीं कि चल सिंगापुर, चल दुबई, चल मलेशिया, चल बैंकॉक, चल अमेरिका, और इधर उधर निकलते पड़ते हैं। क्या देखते हैं वहां पे? वही सड़कों पे घूम लेते हैं, बस सफाई बहुत है, सफाई बहुत है, सफाई बहुत है, सफाई बहुत है। उसके अलावा इंडिया में देखो तो सही, कोणार्क का सूर्य मंदिर देखो, केरल देखो, पता नहीं क्या क्या है इंडिया में देखने के लिए। ये गवर्नमेंट ना क्लियर है, वो कह रही स्वदेश दर्शन करो। इंटरनेशनल टूरिज्म को उसने अपना कंपटीटर क्रिएट कर दिया है। तो क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी अब आ गई है, बिग अपॉर्चुनिटी आ गई है टूरिज्म बिजनेस के लिए। मैंने देखा है हमारे भी जितने टूरिस्ट कंपनियां हैं, इनफैक्ट हमारे भी कुछ क्लोज सर्कल के अंदर लोग हैं, जब भी पूछो घूमने जाना है, वो वही बाहर का ही पैकेज देते हैं, और एयर टिकट के अंदर ही प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं। स्वदेश दर्शन में ना अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। 50 लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जिनको की डेवलप किया जाएगा। तो आपका बिजनेस उसके साथ में कनेक्टेड है, तो आ जाओ सामने। ये साल आपके टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर 2020 ने डिस्ट्रक्शन किया था ना, तो इस बार कंस्ट्रक्शन होने वाला है। कैसे? अपना भारत खुद स्वदेश दर्शन के द्वारा आपको ग्रो करने वाला है। और जो लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट कहती है इधर आओ जरा, चलिए बाहर घूमने के लिए आ जाओ। इंटरनेशनल टूर पैकेज कराओगे ना अगर आप, तो अब आपको 20% टीसीएस जमा कराना पड़ेगा। पहले कितना था? 5%। आपने एसओटीसी के थ्रू, कोक्स एंड किंग जो मर्ज हो गया है उनके थ्रू, या किसी ट्रेवल एजेंट के थ्रू जब भी कभी बाहर बुक कराते थे ना टूर, आपको याद है ना, 5% टीसीएस कट जाता था। हालांकि उसका क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन अब उसको बढ़ा के ना बजट के अंदर 20% कर दिया गया है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, तो या तो नोट कर लो या चैट बॉक्स में डाल लो, और एंड में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अभी इस फ्लो में चलने दो, मजा आ रहा है फ्लो के अंदर? अब मुझे बताओ, अगर फ्लो में मजा आ रहा है तो लिखो एफ, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अभी क्वेश्चन पूछना है, तो क्यू टाइप कर दो। नहीं तो क्वेश्चन या तो चैट में लिख दो या आखिर में पूछ लेना। देखता हूं कितने एफ आते हैं, कितने एफ आते हैं। फ्लो, चलिए आपकी परमिशन मिल गई है, तो मुझे फ्लो में चलने दो। और फ्लो के अंदर तो मजा ही अलग है। टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम पर कंप्लीट करेंगे, एंड में ले लेना जितने क्वेश्चन आंसर आपने लेने हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सभी लोग ना आज के बजट को ना ऐसे मत देखो जैसे कल आज तक देख रहे थे कि कंप्यूटर सस्ते, फ्रिजे महंगी, कॉस्मेटिक वाली इंडस्ट्री को खतरा। ये सारी कुक्ड खबरें हैं, ये कुछ नहीं है, टाइम पास है, कुछ भी नहीं है। बजट को ना एक बार आज बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से देखो, पॉजिटिव नजर से देखो। जो अभी आपको मालूम है ना उसको भूल जाओ।
एकदम फ्रेश माइंड से देखो। वैसे भी जेईएल का मैं धन्यवाद हूँ कि सुबह सुबह 7 बजे तो माइंड आपका वैसे ही फ्रेश है, कोई फोन नहीं आ रहा, कोई मीटिंग नहीं है, कोई लेफ्ट में नहीं है, कोई राइट में नहीं है। आपके साथ में जो डायरी है ना और जो पेन है उसमें जो आइडिया आ रहा है ना, अभी अगर आपने आइडिया लिख लिया तो ग्रेट परम जी, मजा आ गया। जो अभी आपने आइडिया लिख लिया वो सब कुछ सही है। अपने मतलब के 1 2 या 3 आइडिया भी मिल गए ना इस बजट के अंदर। पूरी रिसर्च की है। जब से मुझे रवि भाई का फोन आया कि भाई वीडियो बना दो, जब से परम भाई ने बोला कि करना है, मैं ना तब से लेके रात को 1:30 बजे तक लगा रहा। और सुबह भी फिर मैं 4 बजे उठ ही गया। मैंने कहा कहीं कोई कंप्रोमाइज ना हो जाए। तो अगर इतनी मेहनत करवा ही रहे हो जीआईएल वालों, करवा ही रहे हो, तो कम से कम नोट तो कर लो। जान निकल गई मेरी। तो बट इतने जल्दी थोड़ी कोई मांगता है बजट। मतलब एक को बजट आया तो 2 तारीख को सुबह 7 बजे आ जा भी पूरी तैयारी करके। ऊपर से सवाल भी मुझे पता है कैसे कैसे पूछने वाले हो। सारा पढ़ा दिया बजट आपने मुझे। चलिए, इंटरनेशनल टूर पैकेज जो है वो 20% टीडीएस घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ गया है जो हो सकता है आपको दर्द भी दे सकता है और खुशी भी दे सकता है। दर्द किसको देगा? दर्द उसको देगा जो कि अब बड़ा कॉर्पोरेट बन चुका है। अच्छी बात है, आप कॉर्पोरेट हो। अब ना जो एक्सपेंसेस पेबल नजर आ रहे हैं आपकी किताबों के अंदर, यानी कि परचेज का बिल तो ले लिया, एक्सपेंस तो डाल लिए, लेकिन उसकी पेमेंट ही नहीं की। उसकी पेमेंट नहीं की। 6 6 8 8 महीने अब पेंडिंग पड़ी हुई है। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले तक सेक्शन 43 बी आता है। अगर पेमेंट नहीं की ना तो आपको खर्चा ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने दिखाया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, किससे करवाई? किसी एमएसएमई से। लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस की आपने पेमेंट ही नहीं की। क्रेडिटर्स की लिस्ट खड़ी हुई है आउटस्टैंडिंग के अंदर। तो अब ना उसका खर्चा एलो ही नहीं होना आपको, यानी कि 25% टैक्स लग जाना, इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी वो अलग। तो इसका मतलब हुआ कि कॉर्पोरेट को अब एमएसएमई को पेमेंट बेसिस के ऊपर डिडक्शन मिलेगी। पैसे दोगे तो वो खर्चा माना जाएगा, नहीं दोगे तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा। जैसे होता था ना कि अगर हमने जीएसटी जमा करा दिया तो डिडक्शन मिलेगी, अगर हमने ईएसआई पीएफ जमा करा दिया तो डिडक्शन मिलेगी। उसी तरीके से अगर आपने एमएसएमई की पेमेंट सच में कर दी तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। तो एक और पॉइंट दे दिया एमएसएमई को। अब जिनको पैसे मिलने हैं उनको खुशी हो गई कि भैया मुझे तो देने ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपको खर्चा अलाउ होना नहीं है, ऐड हो जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज है। अब कोलेटरल फ्री लोन भी एमएसएमई को देने की बात चली है कि हमने 2 लाख करोड़ एलोकेट कर दिए हैं। हालांकि लोन वोन के चक्करों में पड़ना मत, आदतें खराब हो जाती हैं और कुछ निकलता नहीं है। धंधा तो वही है, बिजनेस तो वही है, जो कि आप बिजनेस मॉडल के द्वारा कैश फ्लो जनरेट करते हो, ना कि ये सरकारी स्कीमों के द्वारा। बट फिर भी चलो, सरकारी स्कीम आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए टर्म लोन के रूप में ले रहे हो, तो बिना कोलेटरल के मिल रहा है तो ठीक है, बिल्डअप कर सकते हैं। स्टार्टअप वालों आ जाओ सामने। बिजनेस एक्सपेंशन कैपेसिटी बिल्डअप करने वालों, आपके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं गवर्नमेंट ने लेने के लिए। तरीके से सिडबी में या बाकी बैंकों में अप्लाई करना, तरीके से मतलब कि पहले आपकी सुंदर सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है और जेन्युइन वाला बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबल हो सकता है। अब अप्रोच करेंगे बैंक को, फिर लेंगे टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल नहीं लेंगे। टर्म लोन के बराबर का पैसा यूटिलाइज हम वर्किंग कैपिटल में करेंगे, लेकिन बिजनेस मॉडल ऐसा होगा कि जो इनफ्लो आएगा उससे मेरी किस्तें निकलती चली जाएंगी। साल 2 साल 3 साल के अंदर ये लोन भी उड़ा के खत्म कर देंगे। 2 लाख करोड़ रुपए अब साइड पे रख दिए गए हैं। आप हिम्मत करो, उद्यमी हो आप, उद्यम करो और बिजनेस मॉडल लेके आओ, राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उठा लो 2 लाख करोड़ में से जितने आपको चाहिए। आ जाओ। कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा अप टू 7 लाख रुपए तक। ये इस बार इनकम टैक्स के अंदर बोल दिया इन्होंने, सेक्शन 87A की डिडक्शन। देखो, वैसे तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है न्यू रिजीम के अंदर। जब अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो फिर ये 7 लाख तक नो इनकम टैक्स कैसे हो गया? भाई कभी कहती हो 3 लाख तक टैक्स नहीं है, ये देखो, कभी कहते हो 3 लाख तक टैक्स नहीं, कभी कहते 7 लाख तक नहीं है। इसका कारण है कि रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में, यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम होगी, जितना टैक्स बनेगा वो 87A में माइनस हो जाएगा। तो मोटे तौर पर 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। हमने कहा ठीक है, चलो एक पॉपुलिस्ट बजट बनाया है, आने दो, वैसे भी 5% ही था। चलो अब ना जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनकी रिटर्न
5 करोड़ से ऊपर की फाइल होती है साल में, उनका सरचार्ज 37% से कम करके 25% कर दिया गया। यानी कि पहले हाईएस्ट टैक्स का रेट इंडिया में 42.74% तक चला गया था और अब वो कम होके 39% आ गया है। है ना, बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर जिनको अच्छी-अच्छी सैलरी मिलती है। कई तो 1-1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं, 12 करोड़ की सैलरी आती है। अब उनको 42% जो टैक्स रेट था वो 39% हो गया है। टैक्स तो इंडिया में देता ही सैलरी वाला है। ओके, तो हाईएस्ट रेट 39% पे चला गया है। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन थोड़ा खोल के बताओ, क्या रिसर्च किया आपने? तो इसका रियल में इम्पैक्ट क्या है? देखो, ये ना इंडिविजुअल के टैक्स रेट में परिवर्तन किया है इन्होंने। कोई कॉर्पोरेट्स को या एलएलपी को कोई बेनिफिट नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को दिया है, इंडिविजुअल एंड एचईएफ को। तो देखा जाए तो इंडिया में टैक्स पेयर है कितने? 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना, अब तो उससे भी बहुत ज्यादा हो गई है। टोटल टैक्स पेयर ना, पिछले साल की जो एक्चुअल रिटर्न्स फाइल हुई हैं, 4 करोड़ 20 लाख लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। कितने से? 130 करोड़ में से 4 करोड़ 20 लाख ही अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। और उसके अंदर भी 4 करोड़ 20 लाख में से ना 2 करोड़ 80 लाख रिटर्नें तो ऐसी हैं जो कि सिर्फ फाइल होती है रिटर्नें, लेकिन उसमें टैक्स कोई नहीं होता। 67% रिटर्नें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जमा होती है ना, वो सिर्फ रिटर्न फाइल करने के लिए करते हैं कि ठीक है जी, मेरी इनकम अप टू इतनी है और ये टैक्स कोई नहीं, जीरो टैक्स। तो बचे कितने? मात्र 1 करोड़ 40 लाख बचे। 130 करोड़ में से 1 करोड़ 40 लाख सिर्फ ऐसी इंडिविजुअल रिटर्न्स हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को टैक्स आता है, तो इसलिए कोई खास नहीं है। अब उसको भी देख लो। अब 140 करोड़ जो रिटर्नें फाइल होती है ना, उसमें से मतलब 140 नहीं, 1 करोड़ 40 लाख रिटर्नें फाइल होती हैं, उसमें से 1 करोड़ 4 लाख रिटर्न तो ऐसी हैं जो अपनी इनकम मात्र 5 और 10 लाख ही दिखाते हैं। यानी कि 10 लाख से नीचे रिटर्न दिखाने वाले 1 करोड़ 4 लाख लोग हैं। 10 से 20 लाख की रिटर्न दिखाने वाले 30 लाख लोग हैं और 20 से 50 लाख की इनकम शो जिनकी होती है वो 11 लाख हैं और 50 लाख से 1 करोड़ वाले 2 लाख हैं और 1 करोड़ से ऊपर के तो मात्र 1 लाख लोग ही हैं, वो हीरे मोती जो अलग से नजर आते हैं पूरे 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर। देख रहे हो? देख रहे हो? क्या है ये? क्या है? हमारे देश में इनकम टैक्स रिटर्नों की ना कोई खास अवेयरनेस है ही नहीं। पूरे भारत के अंदर आप देख लो, कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे छोटे शहर हैं, कई दुकानें हैं, कई मतलब इतनी ज़्यादा बिज़नेसेस हैं, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। एग्रीकल्चर इनकम लोग बोलते हैं एग्ज़म्प्ट है, हाँ एग्ज़म्प्ट है। इसके अलावा यहाँ-वहाँ नॉन एग्रीकल्चर काम भी हो रहे हैं ना, तो रिटर्न फाइल करना किसी की अवेयरनेस में भी नहीं है कि ये फाइल करनी होती है क्या? चलो करनी है, कर देते हैं जीरो टैक्स वाली। तो सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख रिटर्नें फाइल हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ने ये जो 7 लाख रुपए का बेनिफिट दिया है ना, ये मिलना किसको है? लिमिटेड से लोगों को ही मिलना है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं हमारे और आपकी तरह, जिनकी गिनती 1 करोड़ 40 लाख के अंदर-अंदर ही आ रही है। संपूर्ण भारत की बात करें, इसलिए गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इसके ऊपर। ये कहते हैं कर लो यार, इंडिविजुअल को ही दे दो, इनको पता लग गया, समझ आ गई है कैसे पॉपुलिस्ट बजट बनाना है और बना दिया, तारीफें कर दी चारों तरफ, अच्छी बात है। तो अब जरा धंधे की, बिजनेस की बात करते हैं जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या डाल रही थी? ये डाल रहा था ना कि जो जीएसटी की कलेक्शन थी, देखा ना आपने ये वाली जीएसटी की कलेक्शन कितनी थी? 10,67,000 करोड़ और अब 13,40,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हो गई है। यानी कि आप कुछ भी साबुन, धनिया तेल कुछ भी बेचते हो, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है ना, गवर्नमेंट का फोकस वहीं पर है, तभी तो वो ईज ऑफ कंप्लायंसेस कर रही है। तभी तो वो ईज ऑफ कंप्लायंसेस कर रही है। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गया, आगे बढ़ो, हमें इनकम टैक्स के अंदर की कहानी भी पता लग चुकी है। और कुछ लोग तो इसी ग्रुप में मुस्कुरा रहे हैं, चलो मेरा नाम 1 लाख के अंदर आ गया, आपकी रिटर्न तो 1 करोड़ से ऊपर है। क्यों? मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे? ठीक है, तभी तो अवार्ड मिलता है आपको। लीव इनकैशमेंट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप लीव इनकैशमेंट ले रहे थे, ठीक है, ये डायरेक्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर लीव इनकैशमेंट ना 3 लाख तक एग्जाम्प्ट थी, जबकि गवर्नमेंट की 25 लाख तक एग्जाम्प्ट थी। कहते लो प्राइवेट के अंदर भी जब रिटायर होगे, जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा और उसने कोई छुट्टियां ही नहीं की, सारी जिंदगी काम ही करता रहा, काम ही करता रहा, छुट्टियां जोड़ता रहा, जोड़ जोड़ के रिटायरमेंट के ऊपर अपनी सारी ना की हुई छुट्टियों के पैसे मिले, तो पहले उसके ऊपर टैक्स लग जाता था 3 लाख से ऊपर। अब
25 लाख पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। तो अब देख लो ये वाले फाइनल इनकम टैक्स के स्लैब के रेट आ गए हैं। कौन से? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वैसे तो 7 लाख तक जो टैक्स आता है ना, तो उसके ऊपर 87 ए की रिबेट मिल जाएगी। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 कर दिया 20%। अब 15 से ऊपर 30% है, 15 लाख से ऊपर। पहले था ना 10 लाख से ऊपर 30% था। ओके, ये न्यू रिजीम की बात कर रहा हूँ। चलो, अब ये एक और चोट कर दी टैक्स कलेक्ट करने की। अब अमीरों यहाँ आ जाओ। डिडक्शन की लिमिट 10 करोड़ की कर दी। किसके ऊपर? अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। किसे? आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो सेक्शन 54 होता था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मान लो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची उसके ऊपर गेन आ गया 15 करोड़ का। उसके ऊपर गेन आ गया 15 करोड़ का। दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी 15 करोड़ से ऊपर की, तो कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अभी उसकी लिमिट क्या कर दी? अप टू 10 करोड़, यानी कि 5 करोड़ के ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही थी ना रेजिडेंशियल की, देखो मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में, हर जगह पर क्या क्या रेट बन चुके हैं बड़े बड़े बंगलोज के। 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़ ये प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं जो बड़े बड़े शार्क। उसी तरह से सेक्शन 54F हुआ करता था कि अगर आप लॉन्ग टर्म असेट बेचते हो और फिर प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। बात सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हो रही है। कहते हैं कि 10 लाख की लिमिट हमने कर दी है। पहले कोई टैक्स नहीं था। अगर कैपिटल गेन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, कोई लिमिट ही नहीं थी। अब ये लिमिट कितनी बना दी? 10 करोड़ की। आप समझ गए, कुछ ना कुछ नया तड़का लगा दिया इस बार के बजट में। तो फिर ऊपर क्या होगा? जो ऊपर का टैक्स है ना 10 करोड़ से ऊपर की गेन का, उसके ऊपर 20% लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आ जाओ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते थे ना आप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई करा लो कंपनी के अंदर, अपनी करा लो, डायरेक्टर की करा लो, बड़ी बड़ी करा लो। अगर आपका एनुअल प्रीमियम पेड 5 लाख या उससे ज्यादा का है ना, तो जब पैसे मिलेंगे ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज तक ना लोग इसको बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग का टूल यूज कर रहे थे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के चक्कर में, या अपनी वैसे भी इंश्योरेंस के एजेंट जो है वो मोटी मोटी पॉलिसियां कर देते थे कि प्रियंका चोपड़ा के नाक की इंश्योरेंस कर दी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, किसी के पैर की कर दी, किसी की लाइफ की कर दी, और अच्छा मोटा प्रीमियम ले लिया। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कर रहे थे कि ठीक है ना, तू लगा यार इसको इंश्योरेंस में, जो पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट ही तो होगा। लेकिन अब ना वो टैक्सेबल होगा अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा का है। छोड़ेंगे नहीं अब ये इनकम के पीछे पड़ गए हैं। इस बजट में ये एक नया प्रावधान आ गया है। लेकिन पुरानी पॉलिसी पे कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉलिसी ले ली चल गई, हो गया, उस समय ये नहीं था। लेकिन आज के बाद जो पॉलिसियां इशू होंगी ना, तो आपका जो टोटल प्रीमियम पेड इन 1 ईयर टुवर्ड लाइफ इंश्योरेंस क्लेम है। देखो हम जैसे बिजनेस ओनर तो वैसे भी नहीं कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां। हम कह रहे थे टर्म इंश्योरेंस कराओ यार, चक्कर ही खत्म है। हम तो पहले नहीं करा रहे थे। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको इंश्योरेंस के एजेंट समझा बुझा के, कर करा के, खींच खाच के सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे ले लिया करते थे, और बोलेंगे कि भाई साहब जो पैसा मिलेगा ना सारा एग्जम्प्ट है, 20-25 लाख रुपए डाल दो इसके अंदर। बच्चों ने पता नहीं बुढ़ापे में साथ देना है कि नहीं देना, कम से कम आप तो अपने पैसे इकट्ठे कर लो, जो मिलेंगे टैक्स फ्री होगा। अब वो भी चक्कर खत्म। कब? 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। हाँ, ये क्या होता है? गोल्ड तो गोल्ड होता है। ये गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक कब से हो गया? होता है ना, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है कि बैंकों के पास है ना, कि आप अपने फिजिकल गोल्ड को ना इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिजिकल गोल्ड को पहली बात तो घर में संभालोगे, चोरी का खतरा। आजकल मेड्स वगैरह हर किसी के घर में होती है। अगर लॉकर में रखते हो तो लॉकर भी आजकल आपको पता ही है, लॉकर ही गायब हो जाते हैं। तो गोल्ड इतना सेफ रह नहीं गया था आज की डेट में। तो फिर क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड आ गया। लेकिन एक उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ट्रांसफर करते थे, जब उसका रूप चेंज हो गया, तो वो ना ट्रांसफर कहलाता था। तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाता था कि जिस रेट पे हमने गोल्ड खरीदा धनतेरस पे आज से 15 साल पहले, और आज जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट किया, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें 20% कैपिटल गेन देना पड़ता था। बड़ी प्रॉब्लम है। तो सीता निर्मला रमन जी ने कहा कोई बात नहीं, एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो इसको पहले हम ट्रांसफर कहते थे,
गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक को गोल्ड में कन्वर्ट करना कैसे होता है? बैंकों को जाके गोल्ड देना होता है, वो उसके बदले में सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो इसको पहले ट्रांसफर कहते थे, अब ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो चलो कर लो जी। जिन जिन लोगों के पास गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, संभालने में दिक्कत आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। इससे उसमें ना ट्रेड करना भी आसान हो जाता है, इन कैश करना भी आसान हो जाता है। और जो इमोशंस है ना, भाई एक लिमिट तक रख लो अपने पास। जितना आपको रखना होता है, जो शादियों में वैसे पहनना होता है या टोर मारनी होती है, उतने तक का रख लो। बाकी कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के अंदर, कहाँ फिजिकली संभालते रहते हो। अब कौन सा इनकम टैक्स लगना है उसके ऊपर 20%। आपने कहा ठीक है जगमोहन, समझ आ गई, बजट के अंदर ये वाला प्रोविजन आया है तो सोचेंगे इसके बारे में, वाइफ से बात करूंगा। वैसे वो मानेगी नहीं, क्योंकि गोल्ड का तो ना एक अपना ही चार्म होता है। जब वो बॉडी से टच करता है, आंखों को दिखता है, और जो होता है ना, उसका मजा अलग ही है। देखते हैं कितना करा पाते हो आप। करा दोगे तो टैक्स कोई नहीं लगना। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होती है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कोई किताबें मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी ना लिमिट पहले थी 2 करोड़ रुपए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी सेल 2 करोड़ तक की है, तो एक सेक्शन 44 AD हुआ करता है। वो कहता है 2 करोड़ की टर्नओवर है ना, एमएसएमई हो, छोटा बिजनेस है, छोड़ो, कोई किताबें मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। बस सेल की फिगर्स को लिखते रहो। बैंक में पैसे आ रहे हैं सेल के। अगर आप प्रोफेशनल हो तो 50 लाख रुपए तक उसकी लिमिट थी। और अब ये लिमिट बढ़ा के ना 3 करोड़ कर दी गई है, और 50 लाख कर दी गई है। लेकिन होगा क्या इससे? देखिए, प्रेजम्पटिव कहता है कि अगर आपकी 2 करोड़ रुपए तक की सेल है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि कोई किताबें मत मेंटेन करो, कोई खर्चा मत मेंटेन करो, तो 2 करोड़ का 8% आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। बस, यानी कि 16 लाख रुपए, 8%। उसके ऊपर टैक्स दे दो। अगर आप प्रोफेशनल हो, मान लो किसी की 20 लाख की प्रोफेशनल इनकम है, उसको बोला कि 10 लाख रुपए खर्चा अलाउड है, बाकी बैलेंस 10 लाख पे दे दे। 50 लाख की इनकम है, 25 लाख का खर्चा अलाउड, 25 लाख को अपना प्रॉफिट मान लो। ऐसे करके प्रोविजन आया था। अब 2 को 3 कर दिया, 50 को 75 कर दिया। लेकिन जो जो किताबें तो मेंटेन नहीं करनी, लेकिन जो कैश की रिसीप्ट है ना, आपकी बैंकों के अलावा अगर कैश में पैसा रिसीव करते हो, वरना लोग सेक्शन 44 AD दिखा देते थे। वो कहते थे ठीक है 44 AD दिखाओ, काम खत्म, और नकली इनकम दिखा दो। कहते ना, जो पैसे बैंक में आएंगे ना, यानी कि कैश रिसीव्ड 5% तक अलाउड है। सारा पक्के में काम करने के लिए गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है। छोटा बिजनेस करते हो, 3 करोड़ तक का करते हो, कोई झंझट ही नहीं है। 8% प्रॉफिट दिखाओ। और इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसे आते हैं ना, तो जितने पैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन में आ रहे हैं, उसमें 6% की मात्र प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो अच्छी बात है। जिन्होंने छोटे-छोटे स्टार्टअप खोले हैं, शुरुआत की है, वो कहते हैं कौन मेंटेन करेगा इतने झगड़े? 3 करोड़ तक तो गवर्नमेंट खुद ही कह रही है, 8% दिखाओ, बात खत्म। हाँ, अगर 8% से कम प्रॉफिट दिखाओगे तो आपको ऑडिट करवाना होता है। फॉर्म 3CB और 3CD की एक रिपोर्ट लगती है। एक लाइन में बता देता हूँ, छोटी टर्नओवर 3 करोड़ तक की, छोटी प्रोफेशनल फीस 75 लाख रुपए तक की, कोई किताबें नहीं, 8% प्रॉफिट दिखाओ, आगे बढ़ो। स्टार्टअप जो हैं, पहले बनाते थे खुशी-खुशी, और बाद में बहुत सारे स्टार्टअप बन रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप बने हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर। 80,000 कम होते हैं, बहुत होते हैं। एक बैंक की मीटिंग हुई थी मुंबई के अंदर, मैं भी गया था, तो बता रहे थे कि मतलब रॉकेट ही लग गए हैं। पहले 12-13 हज़ार टोटल स्टार्टअप थे, और ये 80,000 से ऊपर पहुँच गए हैं। और उसमें से 70-80% तो लॉस के अंदर ही है। या तो खत्म हो जाते हैं, या कोई उसको टेक ओवर कर लेता है। जो उसको खरीदता है, वो कहता है कि भैया 3 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, अब मेरे पास बचा हुआ समय बहुत कम बचा है, तो मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कम सालों के लिए कर पा रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं। अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, फ्रेश इक्विटी इशू होती है उसके अंदर, तो अब ना उसका लॉस जो है वो 7 साल की जगह 10 साल कर दिया गया है। देखो, स्टार्टअप बनाने की पहले लिमिट 31 मार्च 2023 थी ना, अब उसको बढ़ा के 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। बिजनेस ओनर जागो। ये टैक्स प्लानिंग का ना एक बहुत 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 बड़ा टूल है। जो लुट पिट के बैठा हुआ है ना स्टार्टअप, और एकदम लॉस करके बैठा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का, तो आपके लिए तो वो गोल्ड है। मान लो वो 5 करोड़ का लॉस करके बैठा हुआ है अपनी किताबों के अंदर, तो आपने क्या करना है? उसके बिजनेस को बाय कर लेना है, फ्रेश इक्विटी इशू करा के, ब्रांड न्यू फ्रेश इक्विटी, ताकि उसकी शेयर होल्डिंग उसके अंदर रहे, लेकिन उसको बहुत ही डाइल्यूट होके, क्योंकि लोग 1 लाख की कैपिटल से तो बना लेते हैं कंपनी। तो 51%, चलो आपने क्या किया, उसको बाय कर लिया। आपके बिजनेस में जो फ्रेश बिलिंग करनी है ना, फ्रेश बिलिंग,
देखो, फ्रेश बिलिंग जो करनी है, अब वो नए स्टार्टअप में से फ्रेश बिलिंग कर दो आपके खुद के अपने बिज़नेस की, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड लॉस था 5 करोड़ का, वो आपके प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। सीधा 25% टैक्स बचा लिया, सवा करोड़ रुपए का टैक्स आपने बचा लिया, एक शॉट के अंदर स्टार्टअप पर। तो इसको ध्यान से डिटेल में अपने सीए से बात करके समझ लेना कि ये क्या जादू है, टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है, बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग का टूल है। तो जो लोग स्टार्टअप करके लॉस कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। आपके जैसे जो बब्बर शेर हैं, वो तो उनके लॉस में से भी प्रॉफिट कमा जाते हैं। आप तो शिकारी हो ना। चलो, आईटीसी नॉट अलाउड ऑन सीएसआर एक्सपेंडिचर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जीएसटी का इनपुट। मान लीजिए आप कहते हो कि मुझे समाज का भला करना है 2% अपने प्रॉफिट का आपको ना कंपल्सरली देना होता है। अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट 5 करोड़ का आता है 5 करोड़ का, तो 2% ऑफ द प्रॉफिट आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज कल्याण के कामों में लगाना है। तो आपने कहा ठीक है, समाज कल्याण के कामों में ना मैं काम करता हूँ, बहुत सारे ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के बांट देता हूँ। आपने अपनी कंपनी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए, या आपने कुछ चीजों को बना दिया, कुछ लकड़ी के, कुछ लोहे के, कुछ चीजें ऐसी बनाई समाज की भलाई के लिए, या किसी कंसल्टेंट को हायर किया, उसको खर्चा किया, वो सारा का सारा समाज कल्याण 2% के हिसाब से जाना था। अब वो जो खरीद रहे हो चीजें, उसके ऊपर भी तो जीएसटी लगेगा ना। अब लोग क्या करते थे, जो समाज कल्याण के कामों के अंदर माल खरीदते थे उसके ऊपर जीएसटी आता था, क्योंकि आप जीएसटी नंबर तो अपना ही दे रहे हो ना खरीद के समय, तो उसका भी इनपुट ले लेते थे। कहते ना, उसका नहीं दे रहे हम, उसका नहीं दे रहे। ये ना, जो भी आप कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेक्शन 135 के हिसाब से खर्चा क्लेम कर रहे हो, दिखा रहे हो, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलना। पहले लोग ले रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना उनके लिए जो कि सीएसआर एक्टिविटी करते हैं। नहीं तो अननेसेसरीली एडबैक होगा, इंटरेस्ट लगेगी, पेनल्टी लगेगा। आपने कहा ठीक है, समझ गए। ई कॉमर्स ऑपरेटर, हम में से भी कई लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर बन रहे हैं, अपने एग्रीगेटर बन रहे हैं ना। तो अब ना, जो आपकी साइट पर जो पर्सन आता है और वो बोलता है कि मेरी टर्नओवर जी 40 लाख से कम है और मैं डोमेस्टिक करता हूँ या सर्विस करता हूँ तो 20 लाख से कम है, तो मैं तो अनरजिस्टर्ड रहूंगा। ना जी ना, अब आपकी जिम्मेदारी है, बिना जीएसटी सर्टिफिकेट लिए उसको अपने पोर्टल के ऊपर काम मत करने देना, वरना पता लगे 10,000 की पेनल्टियां लग गई हैं। आपने कहा कि 3,000 बंदों को मैंने अपने एग्रीगेटर बन के जोड़ दिया अपनी साइट के ऊपर। आजकल लोग कर रहे हैं ना, शार्क टैंक इंडिया के अंदर भी आया था कि भाई उसने कहा मेरे पोर्टल से सेल कर लो, तो 10,000 रुपए पर केस पेनल्टी लगेगी। अगर 300 हो गए तो 30 लाख, 3,000 हो गए तो 3 करोड़ की पेनल्टी खड़ी कर दी आपने, कि सामने वाला अपना जीएसटी नंबर आपको नहीं दे रहा। अब गवर्नमेंट कहती है मैं नहीं पकड़ रही उसको, मैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ूंगी। अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो अमेजन को, फ्लिपकार्ट को पकड़ा जाएगा। ओके, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को बहुत ज्यादा डिलीजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सभी लोग ना ई कॉमर्स के एग्रीगेटर की ही साइट्स बना रहे हैं। अब ये लोग, पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लॉज आ चुका था कि आपने अपने क्रेडिटर्स को अगर 180 दिनों में पेमेंट नहीं की ना, तो आपका जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन उसकी लैंग्वेज बड़ी अमेजिंग थी। उसकी लैंग्वेज ये थी कि अगर आपने परचेज कर लिया, उसका इनपुट भी ले लिया, लेकिन पेमेंट ही नहीं की। अगर आप 180 दिन को पेमेंट नहीं करोगे ना, तो जो आपने इनपुट लिया था उसको ना आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाता था और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेकिन लोग बड़े सियाने थे। लोग क्या करते थे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देते थे। शब्दों का देखो कैसे वकील इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देते थे, फिर इधर उधर से परचेज के बिल पकड़ के उसका इनपुट ले लेते थे फ्रेश। जो टैक्स जमा ही नहीं कराना पड़ता था। गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो हम बेवकूफ बन गए, ये तो बड़े स्मार्ट निकले, ये जो कंसल्टेंट है। कंसल्टेंटों ने 180 दिनों में पेमेंट भी नहीं होने दी, और उसके बाद आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके आज की डेट में फ्रेश बिल लेके उसका इनपुट कर ले लिया। अब जब समझ आई, दिमाग पे हाथ मारा उन्होंने, गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी। अब एडेड की जगह वर्ड क्या कर दिया है, पेड बाय हिम अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑन। यानी कि अगर आपने सप्लायर को 180 दिनों में पेमेंट नहीं की, तो जितना जीएसटी आपने क्लेम कर रखा था वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं किया जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ में।
अच्छा, 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 अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तो नोट कर लेना, लास्ट में पूछ लेना। तो यहाँ पर देखो कितनी बारीकियाँ होती है ना कानून के अंदर, कितनी बारीकियाँ होती हैं और हम ना बड़े ऐसे चौड़े होके ना क्या कर रहे होते हैं, कच्चे-पक्के का काम कर रहे होते हैं। बजट में कहीं ऐसा लिखा है कि आप 70% पक्का कर सकते हो, 30% कच्चा कर सकते हो? और आप ना मुझको इतने पोलाइटली बताते हो कि देखो बाकी तो सारा ठीक है, मेरा ना 95% पक्का हो गया, सिर्फ 5 कच्चा रह गया है। अरे बाबा कौन से बजट में लिखा है कि 5% अलाउड है? और सिम्पैथी आप मेरी माँगते हो। फिर आप कहते हैं नहीं देखो मेरी सेल तो सारी पक्के में हो गई, सिर्फ परचेज़ थोड़ी कच्चे में रह गई, करनी पड़ती है। किसी बजट में नहीं लिखा, कोई एग्ज़म्पशन नहीं है कि कच्चे में भी इंडिया में करना अलाउड है। तो इसलिए समझ लो, जान लो, देख लो, कर लो। अगर गवर्नमेंट इतने छोटे-छोटे, बारीक-बारीक पॉइंटों पे ध्यान दे रही है, यानी कि आपने 180 दिनों में सप्लायर को पेमेंट नहीं की तो वो डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 180 दिनों में पे नहीं किया तो अलग-अलग प्रोविज़न आएँगे और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नया बिज़नेस बिल्डअप करने की। स्टार्टअप कर लो और काम कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जीएसटी रिटर्न है ना पहले कभी भी हम बाद में जाके फाइल कर देते थे और सामने वाले को इनपुट दिख जाता था। चाहे R1 हो, 3B हो, 9 हो, 9C हो, अगर ना फाइल की हो। ये किस केस में होता था? जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन रिटर्न ने बाद में फाइल नहीं किया। एप्लीकेशन फाइल करते थे, कभी भी कर देते थे। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, नो लिमिट 3-3 4-4 सालों की आप लेके आ रहे हो। 2017 में जीएसटी आया था, 6 साल हो गए हैं, अब हम लिमिट बना रहे हैं। मैक्सिमम 3 साल की लिमिट है। पेनल्टियाँ-वुनल्टियाँ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 3 साल के बाद R1 को फाइल नहीं करने देंगे, जो कि एक बहुत टेक्निकल और खतरनाक प्रोविज़न है। इस ऑडियंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो टाइम पर ही फाइल कर देते हो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड एप्लायंसेस वाले अब आप देख लो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ना कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक बताने वाला हूँ, जो आप जानना चाहते थे। आप में से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड एप्लायंसेस में डील करता है ना, तो इस बजट के अंदर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है अगर आप मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। आपको मालूम है ना एप्पल 14 वगैरह भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए हैं। उसके लिए कई छोटे-छोटे पार्ट्स बाहर से खरीदने पड़ते हैं। तो उसको जो इम्पोर्ट करते हो ना, तो उनको बहुत महँगा पड़ रहा था, तो कस्टम ड्यूटी कम कर दी। जो किचन की चिमनियाँ बना रहे हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अप्लायंसेस वालों। और जेम्स एंड ज्वेलरी वालों, इसके अंदर क्या कर दिया, अब ना बेसिक कस्टम ड्यूटी जो सीड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, एक होते हैं असली डायमंड, कोहिनूर का हीरा, एक लैब में बनता है डायमंड। जो लैब में डायमंड बनता है वो आजकल बहुत 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 फेमस हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो है असली वाले डायमंड तो कितने रह गए हैं, उसको पॉलिश करना बाकी सब करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी बन रही है। तो यहाँ पर रिडक्शन कर दी गई है कस्टम ड्यूटी के अंदर। उसके अंदर कुछ आर्टिकल जो है वो गोल्ड डोर या प्लैटिनम के बने हुए हैं, उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी है और लेकिन इंक्रीज़ कर दी है। अगर आप सिल्वर डोर, बार आर्टिकल जो आप बनाते हो गोल्ड और प्लैटिनम के साथ में जुड़े हुए, उसके ऊपर जेम्स एंड ज्वेलरी वालों इंक्रीज़ कर दी गई, ये ध्यान रखना, इससे थोड़ी उठा-पटक होने वाली है आपके बिज़नेस के अंदर। और केमिकल वालों, आपको रिलीफ दे दिया गया है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर। जो इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर करते हो। उसी तरीके से एसिड ग्रेड जो फ्लोरस्पा है और इन चीज़ों के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है केमिकल वालों के लिए। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो 3 खबरें हैं। पहली, बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ताकि इंडिया में बने ना, इंडिया में बनाओ, बेचो, मेक इन इंडिया को कमाल कर दो। और कुछ रिलीफ दी गई है व्हीकल्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के ऊपर, जो कि टायर जब आप इम्पोर्ट करते हो नोटिफाइड टेस्टिंग एजेंसी से, आप टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि इंडिया में आप बनाना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। मेक इन इंडिया कर रहे हो, यानी कि पार्ट्स के ऊपर किया है, पूरे फुल के ऊपर नहीं, फुल के ऊपर तो बढ़ा दी उन्होंने। तो इससे क्या होगा, इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर बेनिफिट होने वाला है। उसी तरीके से अगर आप कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और लिथियम आयन सेल्स की बैटरी को अपने व्हीकल में इस्तेमाल करना चाहते हो, वो बनाने के लिए, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, आप देख रहे हो फोकस कहाँ पर आ गया गवर्नमेंट का इस बार, इस बजट के अंदर पूरी तरह से मेक इन इंडिया के ऊपर आया हुआ है। तो जो-जो सुधार करने थे ऑटोमोबाइल के अंदर, वहाँ पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया है। और ट्रांसपोर्ट में तो उन्होंने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे,
रेल के प्रोजेक्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर कोस्ट लाइनों में ट्रांसपोर्टेशन वालों अब देख लो, मेरे कुछ क्लाइंट हैं कलकत्ता में हैं, कुछ दुर्गापुर में हैं, मेरी उनसे कल डिटेल में बात हुई, तो हमने कहा कि अरे वाह! जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, जो कई सालों से बिज़नेस मॉडल को इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे, तो इस बजट ने ना पुश कर दिया है ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, ई-व्हीकल एजेंसी को पुश कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को पुश कर दिया, वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इतनी क्रिएटिविटी होने वाली है, तो बिज़नेस ओनर अब ना अपना ज़रा ध्यान दे दो, खुद करना है खुद कर लो, अगर किसी दूसरे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना है जो यहाँ से रिलेटेड है, तो वो अब आपके सामने अपॉर्च्युनिटी आ गई है क्योंकि ईज़ ऑफ कंप्लायंस के हिसाब से काम होने वाला है। जागो, फिनटेक। फिनटेक वालों के लिए क्या है, अब ना देखो एक सिस्टम होता है जिसको हम डिजी लॉकर कहते हैं। आजकल आपको पता है कि आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई, ये सारे के सारे ना फिनटेक सर्विसेज वालों को एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, वहां से उसकी वैलिडेशन हो जाती है। तो गवर्नमेंट कह रही करो, इसके साथ में वो प्राइवेट कंपनी को भी इंकरेज कर रही है कि डिजी लॉकर जो है आप डॉक्यूमेंट सेव और करने के लिए बना रहे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिनटेक की इनोवेशन हो। तो फिनटेक कंपनी वालों आ जाओ सामने, आपके लिए ना बहुत 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 कुछ है फिनटेक की दुनिया के अंदर। अभी मैं अपने नेक्स्ट FC21 के सेशन के अंदर एक पेटी कैश फिनटेक को भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, कमाल की चीज बनाई है उन्होंने। तो फिनटेक इज द फ्यूचर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का। जैसे पेटीएम है ना, पेटीएम फिनटेक है ना, पेटीएम यूपीआई फिनटेक है। उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, जब टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिजिटल इंडिया के ऊपर काम हो रहे हैं और गवर्नमेंट इन चीजों को प्रमोट कर रही है, आईटी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, तो ये बजट इंकरेज कर रहा है। और भी बहुत कुछ है बजट के अंदर, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट आपके लिए निकल कर आया, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं हैंड ओवर करता हूं आपको आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। तो अभी तक की कैसी लगी प्रेजेंटेशन, कुछ आया, वैल्यूएबल लगा आपको? अगर लगा वाकई वैल्यूएबल, तो एक एक लाइन में जरा लिख दो चैट बॉक्स के अंदर, व्हाट इज द टेक अवे, कुछ अपने लिए क्या निकाला कि हमने 7:11 से लेके 7:57 तक क्या किया, कैसा लगा आपको, क्या टेक अवे है आपका, बता दो जरा चैट बॉक्स के अंदर, और उसके बाद लूंगा मैं आपके क्वेश्चन और आंसर। ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। कमाल कमाल होगी जगमोहन जी, आपने तो आज मतलब के बजट को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मुझे नहीं लगता दोबारा फर्स्ट को मैं बजट देखने वाला हूँ, मैं तो सेकंड को ही देखूंगा। सेकंड को ही सुबह बजट है हमारा, फर्स्ट को नहीं है। भाई बिजनेस ओनर्स के पर्सपेक्टिव से ही तो देखना था। बहुत ही कमाल कर दिया आपने, अमेजिंग। मैं यहाँ पर जस्ट 2 मिनट का समय चाहता हूँ। मैं एक बार थैंक यू नोट दे दूं, हम फॉर्मली एक बार मीटिंग एंड कर दें एंड उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे इनफॉर्मल ढंग से। आई विल जस्ट लेट मी क्लोज द मीटिंग वंस। आई वुड नाउ प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर रेडी कर लीजिए। जगमोहन जी बिल्कुल रेडी हैं, उन्होंने सिर्फ 3-4 घंटे ही सोए हैं आप लोगों के लिए। तो आप ही के सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने अपने पूरा जो है सिस्टम को रात को खराब किया है। प्लीज बी रेडी विद योर क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ मिनट। So now I would like to invite Mr. Ravi Gupta, the chairman of GIL, for a thank you note. So he's not only founder of the GIL, he's a serial entrepreneur, he's international marketing strategist, angel investor, and his mission is to mentor startups. GIL he started is a peer coaching community by the entrepreneurs for the entrepreneurs. And also he's president of eTail Group. It is a first generation entrepreneur group. He's managing world's leading brands on e-commerce platform Amazon and has been awarded by Amazon many times. मैंने उनकी बहुत सारी पिक्चर देखी हैं, पीछे तो डीपी भी लगी हुई थी। Amazon से अवार्ड उनको मिलते रहते हैं। He is general partner in a real-time accelerator fund. He has also held a very coveted position of being chairman of Kalindi College in University of Delhi. And he has been judge in Business Blaster Delhi government initiative and very actively participated in the next generation of upcoming entrepreneurs. So over to you, Ravi, for a quick thank you note to our beloved CA Jagmohan ji and everyone. Thank you, Param Bhai. Thank you so much. Thank you, Jagmohan ji. As always, wonderful session. और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि 58 पेज के
sorry, Ravi, you could unmute yourself. Sorry. Thank you, Param bhai. Thank you so very much. और thank you, Jagmohan ji. As always, since the starting of the GIL, you are always there. Thank you. और सबसे बड़ी बात, आपने 58 पेज के बजट को 58 मिनट से कम में समझा दिया. साल लग गया गवर्नमेंट को बनाने में. Thank you so very much. Thank you so very much. Over to you. Thank you so much. I'll just stop share. Thank you from the GIL community to Jagmohan ji and everyone present here. Over to you, the participants and Jagmohan ji for question answers. मैं अपने questions 2-3 important मैंने अपने business के लिए choose किए हुए हैं, मैं साइड कर रहा हूँ. पहले हम अपने members के questions लेंगे. Ankur has raised his hand. Dhruv has also raised some questions. So let's go to Ankur first. Ankur, please carry on. First of all, thank you Jagmohan जी. मतलब Thank बड़ा you. डिटेल में समझाया आपने. Thank you. मेरा सर इस पे था ये जो 180 डेज वाला है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है. Yes. ये 31 मार्च के बाद है ना, उसके पहले वाला तो नहीं है ना कुछ? हाँ, उसके बाद ही है. Yes, 31 मार्च के बाद ही है ये. और ये जो आपने बोला था कि मेक पेमेंट 180 डेज जीएसटी रिवर्स, अब मेरी ना कुछ एंट्रीज खड़ी हैं जिन पार्टियों से हमने बिल लिए हुए, पर पेमेंट तो 365 दिन क्रॉस हैं. Yes. तो उस पे तो नहीं कोई इशू ना? सेल्स रिटर्न को सारी अप्रैल के बाद आ जाएगी. हाँ, तो अंकुर अगर नहीं कर पाए खत्म तो, बिकॉज वैल्यू बहुत ज्यादा है कहीं कहीं. चलिए, अब इस फोरम के अंदर ना मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अंकुर जी, समय आ गया है, एक बार बैठ जाओ तसल्ली से अपने सीए के साथ में, नहीं तो मुझे भी इंक्लूड कर लेना, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, जूम कॉल कर लेंगे. अब ना जो कुछ भी है कंप्लीट कर लें. मतलब 31 जनवरी वाज द लास्ट डे, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. जो भी सफाई सफाई है ना कर लेते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, खत्म ही करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे. तो आंसर ये है कि जो चीजें होनी है वो 31 मार्च 2023 के बाद एप्लीकेबल है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आया है. उसके जो क्लॉज हैं, एक्साइज को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं 1 अप्रैल से, बजट सेशन जब अप्रूव हो जाता है. ठीक है सर, थैंक यू जी. मोस्ट वेलकम. Savan, you've raised हाँ जी. hand. Please या carry on. Thank you. जगमोहन जी, मेरे को एक चीज पूछनी है. जो 3 करोड़ वाला जो क्लॉज है कि यस 3 करोड़ तक की टर्नओवर है, 8% दिखाया और काम खत्म, यस. तो इसमें मुझे इतना समझना है कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा है अगर, हाँ हाँ. तो जो प्रॉफिट अगर अकाउंट्स में आ रहा है या बुक्स में है, तो उसको कैसे मतलब करेंगे? मैं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा- गवर्नमेंट कहती कोई दिक्कत ही नहीं है. 8% या उससे ज्यादा दिखाते हो, अगर 8% भी दिखा देते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही नहीं है. यानी कि 3 करोड़ की टर्नओवर, 8 थी 24 लाख का प्रॉफिट. आप कह रहे हो मेरा तो 47 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं हाँ, 20 लाख का प्रॉफिट दिखाऊं कि 47 लाख का? 24 लाख का दिखा दो, कोई सवाल नहीं आपके ऊपर. तो 47 लाख रुपए अकाउंट में पड़े चलेगा? हाँ चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, नो प्रॉब्लम. उसको कहीं भी यूज कर ले, मतलब उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है मतलब? नहीं, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बन रही, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बन रहे. तो क्या पता कि वो सप्लायर की पेमेंट का आउटस्टैंडिंग की वजह से वो पैसे पड़े हुए हैं, कि आपका कैपिटल इंट्रोडक्शन है, कि लोन है, कोई कुछ नहीं. जब तक टर्नओवर ऑथेंटिकेटेड है, इसीलिए तो ये सेक्शन आया है कि 3 करोड़ से नीचे हम नहीं पूछ रहे यार, हम नहीं चक्रों में पड़ रहे. आप देखो गवर्नमेंट का, वो कहते हैं जान दो, कम से कम 8% तो मिल रहा है. तो आंसर इज यस. नो. और ये सर्विस बिजनेस पे भी एप्लीकेबल है? सर्विस के अंदर 50% की डिडक्शन मिलती है, 50% प्रॉफिट दिखाना होता है. जैसे आर्किटेक्ट है, नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस बिजनेस अगर 3 करोड़ तक का है, तो उसमें 50% दिखा के फ्री हो सकते हैं? सर्विस बिजनेस में नहीं है, ये गुड्स वाले बिजनेस के अंदर है. अच्छा, गुड्स पे ही है. हाँ, यस. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. सर्विस में तो जैसे जगमोहन जी ने बताया 50 लाख से लिमिट इंक्रीज होके प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख की हो गई है. तो उसका 50% आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. आपको 37.5 लाख का आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके इस कैटेगरी में आएंगे. एंड वही 95% और क्लॉज तो लगा ही हुआ है कि 95% पक्की की पेमेंट होनी चाहिए. वो तो ये इन्होंने जो बताया था मेरे को ये समझ में आया. जगमोहन जी सॉरी, मैं थोड़ा चुप इसलिए कर गया, इसमें ना थोड़ी बारीकियां हैं. इन्होंने 50 लाख और 75 लाख की जो लिमिट दे रखी है वो प्रोफेशनल के लिए दे रखी है. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल होता है, अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट, रियल एस्टेट ब्रोकर. अब रियल एस्टेट ब्रोकर जो है, अब उन्होंने ना नीचे 3 लाइनें और डाल दी
3 लाइनें उन्होंने बोला कि अगर कमीशन इनकम है तो भी ये सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यानी कि आप बोलते जाओ प्रोविजन हियर टू देयर टू मेयर टू हियर टू, उसका समराइज वर्जन ये है कि जो कमीशन ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर आती तो बिजनेस की कैटेगरी के अंदर है, लिमिट तो उसकी 3 करोड़ की है, लेकिन उसके नीचे ये जो लाइनें डाल देते हैं ना, सब्जेक्ट टू, जैसे कहते हैं ना कि द बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि आदमी बहुत ही साफ सुथरा अच्छा है, बस उसकी टांगे टूटी हुई हैं, रंग काला है, बाल खून निकल रहे हैं, पेट में दर्द है, ये बीमारियां हैं, सब्जेक्ट टू ऑल दी व्यूज बैलेंस शीट गिव द राइट एंड फेयर व्यू, थोड़ा सा छुपा हुआ है। तो मोटे तौर पे एक लाइन में आपको बताऊं जो सिंप्लीफाइड तरीके से, अगर कोई गुड्स में डील कर रहा है, गुड्स में चाहे ट्रेडिंग करे मैन्युफैक्चरिंग करे, उसके लिए तो आंखें बंद करके 8% या 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। जो सर्विसेज के अंदर आ रहे हैं ना, उनको एक बार मेरे साथ मिलके देखना होगा कि उनकी एक्सेप्शन में तो नहीं आ रही, कमीशन एक्सेप्शन में आ रही है, इंश्योरेंस कमीशन की एजेंसी एक्सेप्शन के अंदर आ रही है, इस तरह से प्योर सर्विसेज जो हैं वो एक्सेप्शन के अंदर आ रही हैं। तो वो प्योर सर्विसेज को 50% से पकड़ना चाहते हैं। तो मैं क्या एडवाइस करता हूं, अब देखो सीए वाली आत्मा जगा रही हो, कॉम्बो करेंगे, कॉम्बो करेंगे, उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट के अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे जिससे कि वो हम क्लोज को एप्लीकेबल कर दें। लेकिन आज के लिए सीधी सीधी बात है, गुड्स 8%, सर्विसेज 50%। ओके, थैंक यू। मान गए जगमोहन जी, वाकई बहुत डिटेल में पढ़ा आपने। अरे आपने तो नीचे की लाइनें तक पढ़ ली हैं। ओके, सो एक क्विक क्वेश्चन ध्रुव ने बहुत पहले पोस्ट किया था, सेक्शन 54F विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, ही इज आस्किंग क्वेश्चन, विल इट बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल? हाँ बिल्कुल, ये फ्यूचर से है, 1 अप्रैल 2023 के बाद से, उससे पहले 31 मार्च से पहले पहले खरीदनी है प्रॉपर्टी, खरीद के बराबर कर लो। तो खरीदवाओ सर, फिर ढूंढते हैं कुछ, दिखाने तो लगाना है सामान। हाँ, गोल्फ लिंक गुड़गांव। चलो, I'll get in touch with you for this. But there is no other escape. Like if we have 31 मार्च से पहले पहले ही करना है, या 31 मार्च से पहले पहले अगर एसबीआई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे तो भी हो जाएगा काम? तो भी हो जाएगा, कैपिटल गेन अकाउंट में कर दिए तो भी हो जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग, यानी कि जो सेल करोगे 1 अप्रैल के बाद, उस पे जो कैपिटल गेन आएगा उस पे लिमिट आ रही है, यानी कि पहला इंसिडेंट सेल करने का, इन्वेस्ट करने का है। No, you are sure of this because amount is big, तो उस पे टैक्स लायबिलिटी भी बड़ी बनती है। अगर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है तो ये एप्लीकेबल नहीं है ना। श्योर क्या, ये तो वही बात है कि जो आसमान में चमक रहा है ना, वो सूरज ही है, वो चंद्रमा नहीं है। सूरज की रोशनी होती है, चंद्रमा की नहीं। क्या बात कर ठीक है, थैंक यू सर। हमारे भाई जो हैं वो सी कैरेक्टर वाले बहुत सारे हैं जगमोहन जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, सी वाले को बहुत ज्यादा डिटेल भी चाहिए होती है, तो कृपया करके हमारे भाइयों को जरा, ठीक है, सूरज की तरह चमकते रहिए और दिखाते रहिए। लेट्स मूव ऑन टू, यस वी कैन टेक अप ध्रुव, यू कैन प्रोबब्ली ध्रुव से डायरेक्टली कनेक्ट करके, ध्रुव इट विल बी मच वाइजर के प्लेटफॉर्म के बाहर आप इस बारे में बात कर लीजिए, बड़ी अमाउंट की बात हो रही है। तो Yes. अभी हम दिशांत गोयल जी क्वेश्चन ले लेते हैं। दिशांत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशांत जी। निशांत जी सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। yes. एक तो ये जो 44AD है, इसमें पहले 2 रेट्स होते थे, 6% एंड 8%। आज भी हैं, ये अभी भी हैं? yes. मतलब ये क्योंकि आपने उसमें कहा 8% रिस्ट्रिक्टेड टू 5% कैश रिसीट, लिमिट 3 करोड़ तक चली गई है, तो वो 95% पे 6% ही लगेगा? हाँ, मैंने आसानी के लिए बता दिया सो दैट कि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, वरना 35 क्वेश्चन इसी बात पे आ जाते कि 8 कब लगेगा, 6 कब लगेगा। इसका मतलब है कि 8 का 6 तो पिछले से पिछले बजट में आ चुका था। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे कि पेटीएम से, यूपीआई से पेमेंटें आती हैं, और आपका बिजनेस ही ऐसा है, जैसे लोगों ने ऑनलाइन बना रखे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन के ऊपर बाकी सारे बिजनेस बना रखे हैं, तो उनके लिए 6% है, बाकियों के लिए 8% है, यानी कि वो कंडीशन एज इट इज करती है। तो प्रिंसिपल रेट क्या है? प्रिंसिपल तो 8% ही है ना, प्रिंसिपल 8 ही है। तो अभी 8 को उन्होंने 8 ही रखा है, 6 को 6 ही रखा है, और अब 8 वाले में जो लिमिट बढ़ाई है ना, देखो कितना कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। अब 8 की जो लिमिट बढ़ाई है, यानी कि 2 करोड़ से 3 करोड़, वहां पे 5% की एक और कंडीशन लगा दी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आंसर इज यस, 8-6 वाली कहानी अभी भी चल रही है।
सर एक्चुअली मैं यही कंफ्यूज हुआ था कि ये तो नहीं कि 2 से 3 करोड़ की जो सेल हो रही है, अब बकाया 1 करोड़ पे 8% लग रहा है और 2 करोड़ तक 6% लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मंदिर में जूते पहनकर जाना मना है, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आया, अच्छा जूते पहनकर जानकर मना है, चप्पल पहन सकते हैं क्या? तो नहीं नहीं नहीं, जूते और चप्पल पहनकर जानकर मना है। अच्छा जुराबे, जुराबे डाले क्या? तो जुराबों के बारे में लॉ साइलेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि ऑल अदर थिंग रिमेन द सेम। ब्रॉडली हम समझ लें कि 8%, लेकिन 5% की कैश रिसिप्ट होनी चाहिए। अब आपको पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। सेकेंडली सर, ये जो 180 डेज वाला है कि वेंडर को 180 डेज नहीं पे 180 डेज में नहीं पे करा तो आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड हो जाता है और अब तो इन कैश पे करना है। सो इसमें सर लोग क्या देखते हैं कि पुराना बिल रुका हुआ है, अगला बिल पे कर दिया और ये शो कर दिया कि पुराना पे हो गया और अगला रुका हुआ है। ये 180 डेज को ट्रैकिंग कैसे इंश्योर कर सकते हैं, या पीछे जैसे आ रहा था कि आपको ऑनलाइन क्रेडिट अवेल करने के लिए पेमेंट भी शो करनी पड़ेगी, दे विल बी एडिंग समथिंग टू जीएसटीएन। यस, इसके लिए ना बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन हुई थी। मैं उनकी कमेटी का मेंबर भी हूँ जीएसटी की। तो वहां पर ना उन्होंने पहले तो मैंडेटरी कर दिया था कि हर किसी जीएसटी वाले को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो लॉग सिस्टम मैंडेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि वो करने के बाद ना बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाती। ऐसा किसी आईटी वाले बंदे ने सलाह दे दी भारत सरकार को, अरे यार छोड़ो, यहाँ R2 फाइल नहीं होता, R3 फाइल नहीं होता, इतनी डिटेल के अंदर लगा दोगे तो विद्रोह हो जाएगा चारों तरफ। आंसर आपके क्वेश्चन का ये है, जब कभी ऑडिट हुआ, जब कभी ऑडिट हुआ तो ऑडिट दो लोग कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर ना एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करा सकता है कि भैया ऑडिट करो, जैसे 9C के अंदर ऑडिट होता है। दूसरा होता है डिपार्टमेंट भी ऑडिट की इंक्वायरी रेज कर सकता है, वो बड़ा डिटेल होता है, फोरेंसिक ऑडिट टाइप का होता है। अगर उसने ढूंढ ढांड के बता दिया, उसने ढूंढ के बता दिया, क्योंकि आप अपनी टैली के अंदर अगेंस्ट रेफरेंस करते हो, आपने लेटेस्ट रेफरेंस डाल के खुद ही एडमिट कर रखा है कि मैंने पेमेंट की है, और बिल वाइज डिटेल के अंदर ओल्ड वाले आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं और ऑडिटर ने ढूंढ लिया, यानी कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस हैं जब आपके घर में बैठकर होंगे। तो टेक्निकल आंसर यस है आपका, थ्योरेटिकल आंसर ये है, हम तो फीफो मानेंगे। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Nimish, you have raised your hand. Thank you sir, thank you so much जगमोहन जी। वंडरफुल सेशन लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह रॉकिंग सेशन था सर। मतलब मैंने अभी तक बजट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं देखा था, आज मुझे भी पता चल गया। अब आज तक को छोड़ के हम आप ही का सेशन कराएंगे और लाइव बजट यहीं से चालू करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा ये था सर, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं सर। सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ चेंज आया हो, कुछ इनोवेशन या कोई चीज जो हमें ध्यान रखनी हो? टेक्सटाइल में उन्होंने कुछ भी छेड़ा नहीं, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो जो इनपुट के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, जॉबर के ऊपर प्रॉब्लम चल रही थी, और वो चल रही थी कि कहीं वो ये ना कर दें कि जो एडवांस पैसे आते हैं उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। कुछ नहीं किया, वो चुप बैठे हैं, तो हमने कहा धन्यवाद बस। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी जगमोहन जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ पे। मैं बहुत सारा कॉर्पोरेट का काम करता हूँ जिसमें मेरा 2% CSR वाला उनका फंड्स का काफी ज्यादा बिजनेस मेरे पास है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो 2% CSR के ऊपर उन्होंने ITC डिसअलाउ किया है, ये ITC अब इसका मतलब मान लो एक थ्योरेटिकल फिगर लेते हैं कि 100 रुपए पे उसने 2 रुपए खर्चने थे। पहले वो क्या कर रहा था, 2 रुपए 18% जीएसटी लगा लेते हैं, 2 रुपए 36 पैसे पेमेंट करता था, 36 पैसे वो इनपुट में ले लेता था, 2 रुपए वो खर्च देता था। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर था। तो अब क्या हो रहा है, आप कह रहे हो कि 36 पैसे डिसअलाउ हो गए, तो क्या उसका CSR का अब वो क्या करेगा? क्या वो 1.64 प्लस 18% या 1 जो भी बना 7 प्लस 18% करेगा, या वो 2 प्लस 18% पे करेगा? अब क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग प्लस जीएसटी करके वो 2 करेगा।
हाँ मैं समझ गया। इसका मतलब है कि CSR फंडिंग इफेक्टिवली गवर्नमेंट ने बेसिकली वो हल्का सा रिडक्शन में आ जाएगी अगर वो उसको हेड को क्लब नहीं ले रहे हैं, वो कहेंगे 2% पूरी कर दो, क्योंकि वो इनपुट ले नहीं सकता, तो Correct. एक्सपेंडिचर हो गया वो। बिल्कुल, इतना टेक्निकल आपने पॉइंट निकाला है ना, मजा आ गया आपके एनालिसिस सुन के। आंसर इज यस, वाओ, ग्रेट। थैंक यू सर। मैं सर मेरे को आपकी ITC वाली बात लग रही थी। और एक खैर थोड़ा सा इससे हटके है, फिजिकल लाइब्रेरीज एक कल उन्होंने अनाउंस की थी, वो मुझे वो मैं आई विल डिस्कस विद यू, दैट इज नॉट फॉर दिस प्लेटफॉर्म। वी वर्क विद लॉट्स ऑफ पब्लिशर्स ऑफ चिल्ड्रन बुक्स, तो फिजिकल लाइब्रेरीज में काफी इन्वॉल्व हैं। तो हर महीने में 3-4 करोड़ छोटी बुक्स हम छापते हैं, चिल्ड्रन बुक्स। तो उसके लिए मैं आपसे अलग से एक बार डिस्कस करूंगा। वी विल यू कैन हैव दैट एट लेटर पॉइंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन फ्रॉम ध्रुव। ध्रुव Sir, good morning. गुड मॉर्निंग। Morning, how are you? एकदम बहुत बढ़िया, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड along with you. You bubbling with energy, sleeping at 1 in the night, waking up at 4, sir. आप बहुत inspiring हमारे लिए। सर आपका प्यार है। Sir, my question is, जैसे हम लोग MSME हैं, we serve a lot of corporates. मेरे clients corporates हैं, तो कई बारी क्या होता है, कुछ 5-7% कॉर्पोरेट ऐसे होते हैं जो फाइनल पेमेंट में ना थोड़ा सा नौटंकी करते हैं, और मेरी फाइनल इनवॉइस मैं उनको भेजता रहता हूँ, बट वो उस पर रिवर्ट नहीं करते। व्हाट इफ मैं वो इनवॉइस रेज करके और मैं GST फाइल कर दूं? यस, तो अगर मैं वो GST फाइल कर दूं तो इसका मतलब उनका 180 डेज का उनका काउंटडाउन चालू हो जाएगा ना? बिल्कुल काउंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने R1 फाइल किया तो उनके 2A के अंदर आपका इनपुट क्रेडिट नजर आना शुरू हो गया, और कहीं उन्होंने इनपुट का क्रेडिट ले लिया, ले ही लेंगे, अकाउंटेंट तो ले ही लेते हैं, तो ले ही लेंगे इनपुट क्रेडिट, तो उन्होंने ले लिया, तो बस आपका केस एकदम पक्का हो गया। हाँ, तो कल को लीगली मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ फिर? वो यस, बस रिस्क ये रहा कि टू दैट एक्सटेंट आपको GST जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हाँ ठीक है सर, वो तो हम लोग आउटपुट लाइबिलिटी है ना, वो तो हमारे पास इनपुट भी तो खड़ा होता है। हाँ वो ठीक है, राइट। हाँ, वो ऑफसेट हो जाता है उससे। यस ठीक है यस, सर, बिल्कुल ठीक हम है, ऐसे thank you, चलते हैं। sir. बहुत बढ़िया। Guys, any last question? We have taken too much of time. जगमोहन जी ने बहुत ही पुनीत जी का क्वेश्चन आया, पुनीत जी कह रहे हैं कि अगर मान लो उस कॉर्पोरेट ने उसका इनपुट नहीं लिया तो क्या होगा? अगर कॉर्पोरेट ने इनपुट नहीं लिया तो उसका जो वकील है ना, राम जेठमलानी, तो उसका वंशज, राम जेठमलानी का वंशज आएगा, वो बोलेगा कि ये ना ध्रुव अग्रवाल जी ना एवं टुल मारते रहते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी बिल बनाते रहते हैं, हमें जो है मेंटली हरास करने के लिए 2A की फाइल कर देते हैं, पता नहीं किस किस कंसल्टेंट से क्या क्या पूछते रहते हैं, हमारा इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं, और ये हमने साबित भी कर दिया है इनपुट क्रेडिट ना लेके। ऐसे थोड़ी कि कोई हमारे नाम पे कोई भी बिल डाल दे हम क्रेडिट ले लेंगे, ये सब फर्जीवाड़ा है, तो मैं मानता ही नहीं। तो उसकी बात सुनी जाएगी किसके द्वारा? सभी के द्वारा, क्योंकि आपने डिनाई कर दिया, क्योंकि वो उसको एज ए एक्सपेंस भी ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होना पुनीत जी थ्योरेटिकल है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना है। आप किसी को बिल रेज करो, इनपुट में आ जाए, उसके अकाउंटेंट ले ही लेते हैं और वो उसको अकाउंट फॉर कर ही देता है। और वैसे भी ध्रुव जी के जो क्लाइंट हैं वो ABC कैटेगरी के हैं, अब वो C खत्म करते जा रहे हैं, A बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उनका बिजनेस जो है वो रॉक सॉलिड कर रहा है। तो जो कस्टमर वैल्यू सिस्टम वाला नहीं है ना, और फिर भी हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उसकी गलती नहीं है, हमारे बिजनेस मॉडल की गलती है। लेकिन एक्सेप्शन हमेशा होती है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से टू द बिजनेस ओनर। थैंक यू सर एक क्वेश्चन है इसमें, यस अगर मान लो हमने किसी को 1 लाख रुपए का बिल रेज कर दिया और उसने इनपुट नहीं लिया, तो 1 लाख रुपए पे जो 18% GST लग जाएगा, तो वो तो हमारा आउटफ्लो तो चला गया। तो हमें 1 लाख रुपए का नुकसान तो अलग हो गया, 18,000 रुपए का नुकसान भी अलग हो गया। हाँ, ऊपर से मतलब पेस्ट्री तो गई गई, चेरी भी गई साथ में। ठीक है, यस यस यस। तो जिनके क्वेश्चंस हो चुके हैं आंसर, वो अपने हैंड्स लोअर कर सकते हैं। सर मिस्टर एक क्वेश्चन और है जगमोहन जी, अगर 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का बिल मैंने रेज किया और 18,000 रुपए उसका GST लग गया, अब उसने नहीं लिया, तो क्या उसको मैं मतलब डेबिट नोट क्रेडिट नोट डाल के उसको दोबारा वापस ले सकता हूँ क्या? हाँ, करना ही चाहिए। हमारे पास नॉर्मल कोर्स के अंदर 1 क्वार्टर का समय होता है क्रेडिट नोट इश्यू करने का, और वैसे 30 सितंबर तक का समय होता है। हम इसको ठीक कर सकते हैं बिल को कैंसिल करके। ठीक है, थैंक यू।
Thank you, Puneet ji. Rishi ji, you have raised your hand. Kindly ask. सर मेरा क्वेश्चन, हाँ गुड मॉर्निंग सर, ऋषि Good बोल रहा था morning. कैलकाटा से। क्या बात है ऋषि? हाँ सर मेरा क्वेश्चन वो इंश्योरेंस वाले पॉइंट पे था Yes. कि वो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है, ये भी रूल 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है कि ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स उसी कैटेगरी में आ जाएगी? नहीं, नई पॉलिसी, ब्रांड न्यू पॉलिसी जो आप लेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद, उस पॉलिसी के ऊपर लिखा होगा, मतलब उसके बाद अगर आपकी कंटिन्यूएशन में कोई पॉलिसी चल रही है और जिसका ऑलरेडी 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम जा रहा है, तो 31 मार्च 2023 तक कोई बात नहीं, लेकिन 1 अप्रैल से वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी भी इस डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी, टू दी एक्सटेंट आप उसके अंदर जब आप प्रीमियम 5 लाख से ऊपर का पे करोगे तो इसके ऊपर तो वैसे आज एप्लीकेशन आएगी। हाँ सर वही मैं बोल रहा था कि आज जैसे अप्रोक्सीमेटली 7 लाख पॉलिसी का प्रीमियम जाता है, तो आफ्टर 31 मार्च एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर भी 2 लाख रुपीस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लग जाएगा। आपको बता देता हूँ, वो ना एक सिंगल इंडिविजुअल पॉलिसी की बात कर रहा है जिसका 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम जा रहा है। तो हाँ सर वो टर्म इंश्योरेंस लेके रखते हैं ना अपने, हाँ, वो बड़ा वाला जो टर्म इंश्योरेंस लेके रखते हैं, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ सर। उसी की बात करें, ठीक है। और ये जो पॉलिसी जो है, देखो टर्म इंश्योरेंस तो पैसे वापस मिलते ही नहीं। अच्छा, नहीं मेरा क्वेश्चन ये था, प्रीमियम जो पे कर रहे हैं उसके ऊपर उस समय पर भी लग जाएगा कि जब अल्टीमेटली रिडीम होगा उस पर लगेगा? चलो मैं सिंपल बोलता हूँ, LIC ने ना कुछ ना बड़ी बढ़िया पॉलिसियां निकाल रखी हैं, जैसे जीवन आनंद, जीने के साथ भी जीने के बाद भी, ऐसी पॉलिसी निकाल रखी है। तो वो कह रहा है कि जीने के साथ में अगर आपको पैसे वापस मिल गए, वो आपकी ना टर्म इंश्योरेंस नहीं है, वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि जिसके अंदर पैसे वापस मिलते हैं। अगर जिंदा हमारे रहते हुए पैसे वापस मिल गए और प्रीमियम पेड 5 लाख से ऊपर का है और वो पॉलिसी फ्रेश इशू होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो जो पैसा मिल जाएगा हमें खुद, तो वो टैक्सेबल है अदर सोर्स के अंदर। लेकिन अगर हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं है। तो एक लाइन में बोलता हूं, फ्रेश पॉलिसी होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुई होनी चाहिए, और उस अकेली पॉलिसी, जो पॉलिसी नंबर होता है 16 डिजिट का, वो पॉलिसी नंबर का प्रीमियम, अगर आपने छोटी छोटी पॉलिसियां ले ली तो सबको मिलाकर नहीं देखा जाएगा, एक पॉलिसी का देखा जाएगा, लाइक दैट। ठीक है सर, थैंक यू सर। भाई ये कानून आता है उसके फिर कई सारे, इन अदर वर्ड्स इसमें यही आ गया ना कि अपना जो भी कोई देखिए लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है वो एग्जम्प्ट ही रहेगा, बट जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए या एंडोमेंट प्लान्स लेते हैं सिर्फ वो टैक्सेबल आ गया। एब्सोल्युटली गौतम जी, एकदम बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ना, तो दैट्स व्हाई। अरे वाह, तभी आपने एकदम बुल साई पे हिट किया। अच्छा, Great. So I hope Rishi that answer your question. जी क्वेश्चन आंसर्ड थैंक यू। हमारे प्लाई एंड बोर्ड किंग सिद्धार्थ बिंदलेश जी, प्लीज कैरी ऑन। सर गुड मॉर्निंग। जगमोहन जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे ना सप्लायर्स का जो जीएसटी है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए भी, कि कई बार वो सप्लायर अपना जीएसटी नहीं पोर्टल पे शो होता है और वो फॉर्म एक्यूरेट नहीं होती किसी सप्लायर की। ठीक है, तो अभी कुछ गवर्नमेंट का सर बेनिफिट हमें उस केस में मिल सकता है अगर उसने जीएसटी अपना हमने सर उसका इनपुट क्रेडिट ले लिया अपने पास, ले लिया, राइट सर, और अभी और पोर्टल पे वो शो भी कर रहा है और हमने उसको जीएसटी उसका दे भी दिया, उसको उसकी पेमेंट भी कर दी, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि वो फॉर्म ही के साथ कुछ प्रॉब्लम है कि उसने गलत तरीके से जीएसटी ले रखा है, बट नाउ एनी ऑप्शंस फॉर दैट, उस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन आएगी सर? भी देखो ये तो बड़ी सप्लायर, हाँ ये तो बड़ी पर्सनलाइज वाली 1-to-1 वाली डिस्कशन है, बट फिर भी मैं ब्रॉडली आपको बता देता हूँ। अब वो वाली पार्टी फर्जी है, यानी कि नकली बिल था उसका, वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर पार्टी एग्जिस्ट करती है और उसने जीएसटी जमा नहीं कराया तो पहले हम आज भी हमारा दमदार एडवोकेट का और चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक ग्रुप है, पैनल है,
हमारे पास कई सारी जजमेंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर ना हम आज भी क्रेडिट ले रहे हैं, हालांकि लॉ में अमेंडमेंट आ चुकी है, अगर उसने नहीं कराया ना तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, हम उससे फिर रिकवर करते हैं और हम क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट इशू करते हैं या सेल्स रिटर्न करके उसको रिवर्स कर देते हैं या उसको सेल का बिल इशू कर देते हैं, जितने का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, व्हाटएवर, मतलब बड़े सारे तरीके हैं उसके। बट पॉइंट क्या है, चलो छोड़ो, मैं ना इस पैनल पे बता नहीं पाऊंगा, ये ग्रुप में ना बात करते हैं वन टू वन। I'll get back to you after this. हाँ, एम पकड़ लो वो सारे के सारे मुझे फिर बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। जगमोहन जी, आपने बिना कहे हुए भी सब कुछ कह दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ओके, दिशांत एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट में, इसके ऊपर अभी हम कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, इफ यू परमिट अस फ्यू मोर मिनट्स। Sir, can you kindly enlighten me on unified filing process that government is trying to bring on? देखो वो क्या कह रही है कि अभी ना बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करनी होती है, जैसे कि एमसीए डिपार्टमेंट। अब एमसीए डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या पड़ी हुई है, हर साल केवाईसी फाइल करो, केवाईसी फाइल करो। अरे बाबा, हम ही डायरेक्टर है, हम ही सभी कुछ है, नहीं केवाईसी फाइल करते तो पेनल्टी लग जाती है। तो वो कह रहे हैं कि डिजी लॉकर बना दो, उसके अंदर सारे केवाईसी चढ़ा दो, उसके बाद सभी का एक सिंगल पैन कर दो। पैन एमसीए में भी है, पैन जीएसटी में भी है, इनकम टैक्स में भी है, कस्टम में भी है, और जितने भी पोर्टल सारे वहां पर हैं। तो जिस डिपार्टमेंट को जो जो चीजें चाहिए ना, तो वो वहीं से ही आइडेंटिफाई करके उन कंप्लायंसेस वाले पॉइंटों को भी वो एलिमिनेट करना चाहते हैं। और दिशांत गोयल जी, अभी जो 3000 प्रोविजन इन्होंने डिलीट किए हैं ना, उसकी 2-4-5 दिनों के अंदर ना पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से इन्होंने किए हैं। हो सकता है कि ये सारी की सारी हट जाए। तो यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस जस्ट लाइक यूएस की तरह बनाना चाहते हैं कि एक रिटर्न फाइल करो, उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकल आएगी। अभी ना तो वो फॉर्म नोटिफाइड हुआ है, यानी कि बजट में प्रपोजल आ गया है, प्रपोजल आने के बाद क्या होता है, उसका फॉर्म निकलता है, रूल्स निकलते हैं, वो सभी अभी निकलने हैं। जितने अंधेरे में आप हो उतने में मैं भी हूं। तो अभी आएगा, वो स्कीम्स आएगी अभी उसकी, और अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो फिर होना ही चाहिए। ठीक है जी। और जगमोहन जी, एक अच्छा वो बात नहीं पूछ लूंगा मैं यार, रिकॉर्डिंग चल रही है तो एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आप अलाउ करें तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे को सर एक बात बताइए, जैसे हम 1 करोड़ रुपए के ऊपर की सैलरी लेते हैं कंपनी से, तो कुछ इसमें मतलब आपने 5 करोड़ के अबव का तो बताया है, 1 करोड़ से 5 करोड़ में भी कुछ सरचार्ज कम हुआ है? नहीं, उसमें कम नहीं हुआ सरचार्ज। और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी लेते हो ना, तो आपको ना अभी टैक्स प्लानिंग शीट बनानी होगी। जैसे FC21 के अंदर एक टैक्स प्लानिंग शीट बनाते हैं, उसके अंदर देखना होगा कि आप अगर 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी ले रहे हो तो क्या समय आ गया है कि हम आप ही की LLP बना दें। जैसे कि हमारे रवि कपूर जी नहीं है, अब रवि कपूर जी जो हैं उनकी एक LLP भी है, रवि कपूर LLP, और एक उनकी सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी भी है। अब जब हमने बहुत डीप डाइव जाके स्टडी किया, पूरी टैक्स प्लानिंग की, तो LLP हमने चला दी। अब LLP में जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो हालांकि बहुत डीप टैक्स प्लानिंग है, इसमें मैं भी बैठूंगा, आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बैठेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल रिटर्न ना, आप देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ से ऊपर कितने लोग फाइल कर रहे हैं, मात्र 1 लाख लोग फाइल कर रहे हैं। हमारे राहुल जैन सर की भी बड़ी हो गई थी इनकम, तो उस समय हमने क्या किया, एक LLP भी बनाई है और इंडिविजुअल भी है। अब सारी की सारी इनवॉइसिंग आपको LLP की तरफ से आती है ना, तो उसका जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट तो अपना ही है ना, इंडिविजुअल नाम से कितना भी निकालो। तो यानी कि आपके सवाल का ये जवाब है, डायरेक्टर सैलरी जब 1 करोड़ से ऊपर ले रहे हो तो फर्दर कुछ प्लानिंग करने का समय आ गया है। मान लीजिए आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो भी प्लानिंग करने का समय आ गया है। आपका फैमिली बिजनेस है जिसके अंदर ऐसा नहीं चलता जी LLP बना दो, ये डाल दो, वो डाल दो, जो है सबको उस तरह से मिलेगा, तो भी ये प्लानिंग एग्जिस्ट करती है। क्या करना पड़ेगा, टैक्स प्लानिंग शीट बना के एक बार एक्सक्लूसिवली बैठेंगे हम। मैं समझ गया। मैं एक्चुअली इसका रीजन ये है कि मैं कुछ अभी लैंड ले रहा हूँ इंडिविजुअल में, मतलब अपने इंडिपेंडेंट नाम से। इसके लिए मेरे को वाइट की इनकम इंडिविजुअल में चाहिए थी, और अभी नॉर्मली तो मैं 1 करोड़ से नीचे ही लेता हूँ, मतलब 75-80 लाख पे अटका देता हूँ, उसको जाने नहीं देता हूँ ऊपर। बट वो क्योंकि वो ट्रांजैक्शन मेरे को करना है नेक्स्ट ईयर, पैसे देने हैं, और
वो इंडिविजुअल नाम से मैंने प्लान किया था लेने का वो लैंड को, इसलिए मैं समझ रहा था। बिल्कुल, ट्रांसफर प्राइसिंग का ध्यान में रखते हुए ग्रुप कंपनी कंसेप्ट पे काम करेंगे तो उससे निकल जाएगा। यानी कि सैलरी के अलावा और भी तरीके होते हैं। ओके, ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। राइट, श्योर। तो पुनीत जी कह रहे हैं कि एलएलपी में काम करेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। कोई वैल्यूएशन ना कम हो रही, ये एलएलपी हम ग्रुप कंपनी के अंदर एक एलएलपी बना रहे हैं। पुनीत जी, आपकी जो मेन फ्लैगशिप कंपनी है ना, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी। जैसे पतंजलि की भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ओकाया की ओपीपीएल भी प्राइवेट लिमिटेड है, तो अनमोल बिस्किट की भी प्राइवेट लिमिटेड है, तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की जो फ्रंट कंपनी होती है ना, वो फ्रंट ही रहती है। ये बैक के अंदर टैक्स प्लानिंग की हमने कंपनियां बनानी होती हैं, सारे के सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। पुनीत जी, सीए भी तो हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आई थिंक ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया और हमको आज समझ में आया ये अदानी की बैक कंपनियों के पीछे कौन छुपा हुआ है। जो सारा पंगा जो बैक कंपनियों का पड़ा हुआ है, जो वो उसकी रिपोर्ट पढ़ के मेरा दिमाग चकरा गया। कंपनी तो एक ही है अदानी की, एक नहीं 7 कंपनी है, चलो मान लो 7 मान लेते हैं, ये तो 700 कंपनी के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। ये हो क्या रहा है? अब थोड़ा सा मुझे लाइट पड़ी थोड़ी सी। रुको, नहीं, आप अदानी से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो बेवकूफियां कर रहा है, उसने गलती की है, हम वो गलतियां नहीं करते। वो इमेच्योर बच्चे से हैं जिन्होंने ये कहानियां कर दी हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है ना, E&Y डेलॉयट वाले, वो भी बनाते हैं कंपनियां, लेकिन ऐसे नहीं बनाते। रिलायंस भी बनाता है, लेकिन ऐसे नहीं बनाते। वो ना एक्साइटमेंट के अंदर ही बना गया। समझ गए। यानी कि नकल में भी अकल चाहिए होती है, तो उसने नकल तो मार ली रिलायंस की और टाटा की। टाटा भी करता है, सारे करते हैं, कौन नहीं करता, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए होती है। वो छोटे छोटे बच्चे लगा दोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, मतलब जो लीगल प्रोविजन अवेलेबल हो वही यूज करने चाहिए। एब्सोल्युटली। और जो ड्यू टैक्स है सरकार का, जो उनका बनता है, जो उनके हिसाब से चाहिए, वो हमको देना चाहिए। यही आपका हमेशा मैसेज रहा है। ये हमको क्लियर एंड लाउड है। आप पर्सनल में भी प्लानिंग करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है हमने, टैक्स इवेजन नहीं करनी। ये मैसेज एकदम क्लियर है। टैक्स ठीक है सर, इवेजन नहीं करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है जी। आई थिंक सर आपका जो जगमोहन जी, इट इज नाउ 8:33 एंड नोइंग यू, आई नो कि आप टाइम के कितने पाबंद हैं। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन लेफ्ट? अदरवाइज वी आर ऑलरेडी ओवररन फॉर दिस सेशन। वी विल बी एक और है अगर आप अलाउ करो तो। हाँ प्लीज सेवन लास्ट। जगमोहन जी एक लास्ट क्वेश्चन। यस प्लीज। आपने जो 75 लाख वाला बोला कि प्रोफेशनल फीस 75 लाख में 50% दो और छुट्टी पाओ, मतलब 50% पे इनकम मानो और टैक्स दे दो, ठीक है? तो एज अ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अगर लेते हैं या कोई डायरेक्टर कंपनी से कुछ लेता है, वो 75 लाख में ला सकते हैं उसको? नहीं, डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के अंदर आता है। सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट का। तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, तो वो सैलरी है, तो वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा। कुछ और तरीका जो अपन कंपनी से पैसा ले ले प्रोफेशनल में आ जाए वो? टैक्स प्लानिंग शीट बनाएंगे उसके लिए बैठ के हम। ठीक है, चलिए, ओके, सी यू, थैंक यू, बाय। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस अमेजिंग सेशन टुडे एंड थैंक यू जगमोहन जी फॉर बीइंग हमारे निर्मला सीतारमन जी, और यहाँ जीआईएल के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट की डेट तो मैंने आपको बता ही दी है, जीआईएल की चेंज हो गई है, तो अब आगे से हमारी 2 फरवरी डेट है। तो हमेशा आपको हम यहीं मुस्कुराते हुए पाएंगे, वही 3 घंटे की नींद के बाद, ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।